तो हम तुरंत पहुंच गए अगले दिन सीधे, जिन्होंने हमें परमिशन दी थी डीन साहब से। हमने बोला सर क्या है मामला? बोले यार ये ABVP के लड़के हैं, ये बोल रहे हैं कि हम किताब कौतिक नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं होने देंगे? तो उनका ये था कि नरेंद्र सिंह नेगी क्यों आ रहे हैं इसमें, क्यों आ रहे हैं, मतलब उनको क्यों बुलाया गया है। तो जब बात हुई तो ये पता चला कि क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी तो एक बहुत बड़े कलाकार हैं और वो पौड़ी के ही हैं, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो हमने भी समझ नहीं आया। फिर हमारे ऊपर ये आरोप लगे कि ये मतलब इसमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर की किताबें क्यों आती हैं उसी डेट में। तो हमने बोला यार ये तो मतलब, क्योंकि ये 2 बार तो हम झटका खा चुके थे। तो हमने भी पता किया यार क्या है। तो हम जब उस संगठन के पास गए, उन्होंने बोला भाई साहब हमारा प्रोग्राम होगा यहाँ। तो हमने बोला यार भाई आप ऐसा करो, एक दिन आप कर लो, एक दिन हम कर लेते हैं, है ना। ये आपका 16 को है, हमारा 15-16 है, ये हम 16 को जल्दी निपटा लेंगे, आप कर लेना, हमारा स्टेज सब बना ही होगा, यूज़ कर लेना। उन्होंने बोला नहीं आप नहीं करेंगे। आप क्या, क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं हमें मतलब ऊपर से आदेश है कि आप नहीं करेंगे। फिर कई चीज़ें हुई, मतलब मेरी मेरी इंक्वायरी हुई, ये कौन है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हुई। और बहुत नेशनल लेवल पे, मतलब मेरे को मुंबई से मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे न्यूज़ छपी थी कि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने श्रीनगर का प्रोग्राम कैंसिल कराया। एजेंडा नहीं है, मतलब एजेंडा एक ही है, 2 हम क्लियरली बोलते हैं, पढ़ने लिखने की कल्चर को बनाए रखना और अपने नए टूरिस्ट स्पॉट को हाईलाइट करना। और हम 12 तो हम कर चुके थे तब तक, है ना। जैसे औवा सिखाने का गीत है, औ आ बच्ची का, ई बचुली दी, ऊ परिया बू, ए आई माटाक डई, ओ औ गुड़ोक डऊ, अंग ओहो स्कूल थे जल्दी आओ। दादाजी मेरे बोलते थे, मेरे को हाँ अभी फिर याद आ गया। अब याद आएगा ना। तो ऐसे बहुत लोगों को याद आता है। जो चिल्ड्रन सॉन्ग्स हैं, ललीबी, जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, है ना, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। रेन रेन गो अवे, उसमें क्या है, धूप को मतलब बारिश को भगा रहा है बच्चा, क्योंकि वो यूरोप में लिखा गया गीत है ना, वहाँ धूप कम आती है, तो वो धूप चाहता है बच्चा, है ना। तो वो रेन को भगा रहा है। हमारा बच्चा क्या कह रहा है, बरखा दीदी इतख्या, घाम बिना उतखे जा। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है अलग, चीज़ एक ही है, वो मौसम का ही गीत है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बारिश की ज़रूरत है, गर्मी है, जो भी है, बच्चा कह रहा है बरखा दीदी इतख्या, घाम बिना उतखे जा। तो मेरा नंबर लगभग लास्ट था। तो इस तरफ से अमेरिका, इंडोनेशिया, भूटान और अफ्रीका, कनाडा, यहाँ के वो अपने बजट और अपने ये वो बताने लगे, इतना चैलेंज है, ये चैलेंजेस है। तो एक इंडियन था, मैसूर का या कहीं का था, उसने बोला कि यार हमारे यहाँ एक ही फ़्लाइट आती है। इस तरह का कई चैलेंजेस थे। तो लास्ट में मेरा नंबर है। तो मैंने बोला हम ऐसी जगह पे करते हैं ज़्यादातर जहाँ ये पता नहीं होता कि गेस्ट कैसे मतलब पहुँचेगा तो वापस जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि कभी कभी रोड भी बंद हो जाती हैं। और उनके अब जैसे उनका तो करोड़ों का बजट, तो आपका बजट कितना होता है मेरे से पूछ जाएगा। मैंने कहा हमारा मैक्सिमम 5 लाख। 5 लाख मतलब 500,000। मैंने कहा 500,000। आज कफल ट्री लाइव में हमारे बीच हेमपन जी है। हेमपन जी यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ से अलग अलग माध्यमों से जुड़े हुए हैं। तो आगे की बात अब पंजी से पूछते हैं कि क्या है, कैसे है। तो पंजी, हमने सुना है कभी आप रुद्रपुर में हो, कभी हल्द्वानी में हो, तो पहले आप बताइए कि आपका मेन गांव कहाँ पे है। मेरा गांव है पिथौरागढ़ में। वैसे तो हम लोग जागपंत गांव है, लेकिन हम लोग भड़कटिया में रहते हैं। पिथौरागढ़ शहर के आसपास, शहर के नज़दीक ही पड़ता है वो, भड़कटिया गांव है। तो मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं मैंने 12th तक की पढ़ाई वहीं की। तो वो हमारा गांव है। फिर मैं उसके बाद दिल्ली वगैरह चला गया था। और आपकी स्कूलिंग वगैरह? हाँ मैंने 12th तक पिथौरागढ़ में ही किया, पढ़ाई करी, पीपल कोट में ही। हाँ पीपल गांव में 8th तक, उसके बाद इंटर कॉलेज में पीपल कोट। फिर बाद में मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली से पढ़ने के बाद वहीं कुछ टाइम जॉब करी और 2018 में मैं रुद्रपुर शिफ्ट हो गया था।
तो 2008 में, मतलब 10-17 साल हो गए लगभग रुद्रपुर में रहते हुए। ने शुरुआत करी ये जो आपकी वेबसाइट आई पहली मेरे पहाड़, हाँ, ये असल में क्या है कि हम लोग क्योंकि बचपन से ही हम लोग थोड़ा कल्चर और पढ़ने लिखने की तरफ इंटरेस्ट था मेरा। फिर पढ़ाई लिखाई जैसे नॉर्मली गांव के हमारे पहाड़ के हर बच्चे के साथ होता है। पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं। जब हम बाहर निकले तो पढ़ने के बाद जो शुरुआती नौकरियां थी हमारी, उसमें कभी ऑफिस में बैठ के, जब इंटरनेट का शुरुआती दौर था, वो पर्सनली तो हम इंटरनेट यूज़ करते नहीं थे, ये 2003-4 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम लोग इंटरनेट पे ढूंढते थे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड सर्च करते थे याहू वगैरह में, और कुछ शुरू हुआ था। तो कुछ साथियों से हम वहाँ मिले इंटरनेट के माध्यम से ही। तो फिर ये हुआ कि क्रिएटिव उत्तराखंड करके हम लोगों ने एक संगठन बनाया। हमारे कुछ दोस्त आईआईटी में पढ़ते थे, कुछ लोग शुरुआती जॉब करते थे, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते थे, अलग अलग जगह के लोग थे, और वो इंटरनेट ने उनको मिला। पहाड़ के ही थे सारे? सब पहाड़ के थे। पहाड़, क्योंकि सबके मन में यही था कि पहाड़ होता है, मिलते थे। फिर थोड़ा बहुत हमने वहाँ म्यूज़िक एल्बम टाइप की ऐसे कुछ आपस में शौकिया टाइप का बनाया। फिर ये आइडिया आया क्यों नहीं इसको एक संगठन के रूप में बनाया जाए। तो क्रिएटिव उत्तराखंड करके हमने एक संगठन बनाया, और उसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। 2005 में गिरीश तिवारी गिरधा अध्यक्ष थे हमारे। नैनीताल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्रिएटिव उत्तराखंड की लॉन्चिंग थी वो। उसमें शेखर पाठक जी थे, गिरीश तिवारी गिरधा थे, राजीव रोशन शाह थे, जहूर आलम थे, विपिन त्रिपाठी थे, नारायण चंद्रपाल थे, बहुत बड़े लोग, शमशेर बिष्ट थे। तो ये हुआ कि अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हम संगठित तो हो गए। फिर ये विचार आया कि यार कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब अपने काम के साथ। तो ऐसे ही फिर एक वेबसाइट मेरा पहाड़.com करके आपने देखी होगी, मैं उसकी टीम में था, एक बहुत बड़ी टीम थी वो। उसका आइडिया ये था कि हम आने वाले समय में, हमें ये लगता था कि इंटरनेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो जब हम इंटरनेट पे उत्तराखंड के बारे में ढूंढते थे तो कुछ नहीं मिलता था। तो ये डिसाइड किया गया कि उत्तराखंड का कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, और यहाँ के गीत संगीत, यहाँ की ज्योग्राफी, टूरिज़्म, इसके बारे में जो किताबों में है या जो हमें नॉलेज पता है वो इंटरनेट पे लाई जाए। तो मेरा पहाड़.com और मेरा पहाड़ फोरम करके अभी भी चलता है वो, उस पर जानकारी इकट्ठा की गई। तो काफ़ी जानकारियाँ उस पर लगातार आई। फिर जो आजकल तो जो लाइव वगैरह चलते हैं, उस टाइम हम लाइव इंटरव्यूज़ लिया करते थे लोगों के, मतलब उससे टाइपिंग से। तो इस तरह की बहुत इनिशिएटिव उस तरफ किए गए। और आज भी आप अगर सर्च करेंगे, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा पहाड़.com से कॉपी करके या वहाँ से उठा के इंटरनेट पे फैली हैं। मतलब जैसे गिरधा की पहली कविताएं वगैरह वहीं पर अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे हरेला त्यौहार अब बहुत काफ़ी फेमस हो गया है, लेकिन हमने वहाँ पर गैरसैंण के मुद्दे पे हमने बहुत डिस्कशन किया वहाँ। तो ये मुद्दे किसी न किसी बहाने पे इंटरनेट पे शुरुआती दौर में हम ही लोग लाए उसको। तो जो आपका ये वेबसाइट थी मेरे पहाड़, ये यहाँ की कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए आपने शुरू करी थी या पहाड़ी मुद्दों के लिए शुरू करी थी? नहीं, इसका बहुउद्देशीय थी ये। इसका उद्देश्य ये था कि पहाड़ के बारे में डिस्कशन इंटरनेट पर आए। मतलब पहाड़ जो किताबों में है या हमारी नॉलेज है या अलग अलग नॉलेज के लोग हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि हम मतलब इन बातों को, इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लाएं। तो उसमें आप अभी भी देखेंगे मेरा पहाड़ फोरम में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। उसमें लैंग्वेज के हैं, हिस्ट्री के हैं, जन आंदोलन के हैं, अलग अलग टाइम पे जो जन आंदोलन हुए, और उसमें लैंग्वेज, कल्चर, पर्सनैलिटीज़ के बारे में है, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो बहुत बहुत सिस्टमेटिक था। फिर क्योंकि अब दौर जो फेसबुक वगैरह का और इंस्टाग्राम, ये चीज़ें आई, तो उसका असर वो कम हो गया, यूज़ कम हो गया। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें, कंटेंट हमने वहाँ रखा था, वो कंटेंट कहीं ना कहीं बाद में लोगों ने यूज़ किया, और वही हमारा उद्देश्य भी था। इसकी कोर टीम में उस टाइम पे कितने लोग थे? बहुत से लोग थे इसमें जो शुरुआती थे, कमल कर्नाटक हैं, वो अभी भी हैं, उन्होंने ही इसको शुरू किया था। मेहता थे, महिपाल मेहता, पंकज मेहर थे, उनकी डेथ हो गई है, दयाल पांडे जी थे, विनोद गढ़िया जिनके आप पोस्टर्स देखते हैं त्योहारों में, वो शुरुआती दौर में वहीं से थे। तो ऐसे बहुत से लोग थे, और अलग अलग उसमें एडमिन, हाँ एडमिन वगैरह बने थे अलग अलग सेक्शंस के। बहुत प्रॉपर तरीके से चलता था, और बड़ा एक्टिव ग्रुप, मतलब उसमें दिन में 1,500-2,000 हज़ार तक पोस्ट होती थी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने इसके अंडर में फिर क्या करा? जैसे मेरे पहाड़ आई, साइट आई। हाँ, मेरा पार्ट तो क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहा, हम उसमें अपडेट करते रहे, कुछ मुद्दे डालते रहे। उस फोरम में तो फिर ये होता है कि आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं कुछ, या कोई नए मुद्दे आए तो हम उस पर
मैसेज करते थे। ब्लॉग स्पॉट वाली जो साइट चलती थी उस टाइम पे, हाँ, वैसा उस ही तरह कुछ का ही होता था, होगा उस ये। तरह का ही था वो। और ये मेन मेन बात ये थी कि जो किताबों में जो ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे लाया जाए, क्योंकि हम जब सर्च करते थे तो हमें इंटरनेट पे नहीं मिलता था कोई चीज़, तो हमें लगता था कि यार इंटरनेट पे उत्तराखंड के बारे में होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश या जितना भी और हिंदी कंटेंट। टाइपिंग करना उस टाइम पे एक चैलेंज भी होता था। चैलेंज भी था, 12 ही करके एक डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर आता था, तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें अपडेट रहते। मेन बात ये थी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उत्तराखंड को वर्ल्ड वाइड कैसे इंटरनेट पे लाएं, और वो काफ़ी हद तक हम सफल हुए, क्योंकि जो जो कंटेंट अब हम देख रहे हैं, हम अब सर्च करेंगे, हिस्ट्री में जाके भी देखेंगे, तो वो कंटेंट शुरुआती दौर में मतलब उसी वेबसाइट पे था। अभी एक हमारी बात चल रही थी ना ऑफ द, ये जब हम बैठे थे यहाँ पे कैमरे पे नहीं, आप कुछ बता रहे थे मुझे रिगार्डिंग इंटरव्यू, जो कुमाऊनी इंटरव्यू आपने लिए, तो इसके बाद ही आप ये वाले सेक्शन में आ गए थे इंटरव्यू के। हाँ, मेरा पहाड़ तो खैर ये चलता रहा कि एक टीम थी वो, और हम उसके थ्रू मेन बेसिक बात ये थी कि उत्तराखंड को प्रमोट करना है। तो जैसे जब फेसबुक आया, फेसबुक में भी हम लोगों ने कई ग्रुप्स बनाए, कुमाऊनी शब्द संपदा करके एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसमें, तो उसमें भी हम कुमाऊनी लैंग्वेज और इसके बारे में बात करते थे, और कई मुद्दे भी हम लोग उठाते रहते थे मतलब उत्तराखंड के बारे में। जैसे मैंने बताया कि एक टाइम गैरसैंण का जो मुद्दा था राजधानी का, वो बिल्कुल एक तरह अंडर कारपेट हो गया था 2005, 6, 7 में, कोई बात नहीं कर रहा था। तो आप अभी भी देखेंगे तो उसमें अब ये चुप्पी तोड़नी होगी करके मेरा पहाड़ फोरम पे एक टॉपिक है, तो ये डिस्कशन में आया चीज़ों को इंटरनेट पे। लोगों ने भी बोला कि गैरसैंण क्यों ज़रूरी है, 4-5-6 साल हो चुके थे उत्तराखंड बने हुए, कोई बात नहीं कर रहा था। और उससे ये एक ऐसा कलेक्टिव एफर्ट्स हुए कि हमने 3 बार दिल्ली से गैरसैंण तक की यात्रा की उस मुद्दे को उठाने के लिए। मतलब इंटरनेट का आप यूज़ देख रहे हैं कि लोग वहाँ कलेक्ट हुए, मुद्दे को समझा, मुद्दे पे डिस्कशन हुआ, और फिर 3 बार मतलब दिल्ली गैरसैंण यात्रा की गई, और समझने के लिए कि पहाड़ के लोग किस तरह से समझते हैं। फिर खैर और इंगेजमेंट्स होते हैं, फिर इंटरनेट की चीज़ें रहती हैं लेकिन उतनी वो नहीं होती, लेकिन और मुद्दे हम चलाते रहे फेसबुक पे। फिर बाद में क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बड़ी जल्दी चेंज भी होती है ना, तो फेसबुक पे जब आए तो फेसबुक पे भी हमने इन मुद्दों को कायम रखा, और फिर अपनी कई व्यस्तताओं में उलझे भी, पर्सनल भी होते हैं, बच्चे हो गए, शादियाँ हो गई, वो सब चीज़ें चलती रही। और लोग कई बार ऐसा हो गया, कुछ लोग साथी हमारे विदेश चले गए, और कुछ लोग जैसे मैं रुद्रपुर आ गया, कुछ हल्द्वानी आ गए, थोड़ा सा वो हो गए, स्प्रेड हो गए लोग, लेकिन इंटरनेट पे हम लोग अवेलेबल रहे। फेसबुक में कहाँ से शुरुआत करी आपने? जैसे जब ये फेसबुक वाला आया ना समय 2005-6 में, जब आपने ये शुरू करा मेरे पहाड़, तब फेसबुक तो था 10-11 नहीं। तक हाँ, आया, फेसबुक आया 10-11 में। तक आया, 10-11 तक हम लोग वो सिंपली पहले तो पर्सनल पेज ही बनाते हैं, लेकिन हम मुद्दों को उठाते रहे। जैसे गैरसैंण के बारे में भी हमने मुद्दे पर डिस्कस किया, और अपने लोगों को प्रमोट करना और अपने सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाना। फिर मैं थोड़ा बहुत थिएटर में भी एक्टिव रहे हम लोग। रुद्रपुर में हमने बहुत थिएटर पे काम किया, शैलनट ग्रुप है बहुत बड़ा, श्री डोभाल जी का, तो उसमें कई मुझे लगता है 10-12 वर्कशॉप करी हमने रुद्रपुर में। कई नाटक किए, बड़े नाटक किए, छोटे नाटक, बच्चों के वर्कशॉप्स किए, बच्चों के नाटक किए, तो कुछ ना कुछ तरीके से क्रिएटिविटी पे एक्टिव रहे। फिर जब ये मेन चेंज आया, जब ये कोरोना काल आया ना, कोरोना ने तो बहुत चीज़ें सिखाई हमको, लेकिन जो उससे पहले हम लोग जो फेसबुक पे ये कर रहे थे, तो उसको हमने कुमाऊनी, मुझे ऐसा जैसे कोरोना के 2-3 महीने झेलते झेलते हमें लगा कि यार कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, टाइम तो है ही सबके पास, और अपने लोगों को हम जोड़ ही रखा है हमने। तो एक विचार ये आया कि क्यों ना हम कुमाऊनी इंटरव्यू शुरू करें। तो मैंने रिस्की पाठक हिमांशु से बात करी, मैंने कहा यार एक मेरे दिमाग में ये आइडिया कि हम कुमाऊनी इंटरव्यू करते हैं। तो उसने बोला यार अच्छा आइडिया है। तो हमने कुमाऊनी शब्द संपदा जो ग्रुप था, उस ग्रुप पे ही हमने शुरुआत में हम आदमी को इनवाइट करते, वो अपने बारे में बोलता था कुमाऊनी में। फिर ये हुआ कि इसको इंटरव्यू फॉर्मेट, 3-4 प्रोग्राम के बाद इंटरव्यू फॉर्मेट में ले आए। उसका ये आइडिया था कि एक तो ना हर आदमी की एक संघर्ष है, एक जीवन में एक कहानी है, हर आदमी की ज़िंदगी एक कहानी है, और पहाड़ से निकले हुए हर आदमी का एक जो संघर्ष है वो कॉमन है। चाहे वो 50 साल पहले भी कोई आदमी पहाड़ से निकला, पढ़ाई करी, आगे बढ़ा, या हम लोग बाद में निकले, लेकिन एक कुछ ना कुछ कॉमन, एक इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल कॉमन कनेक्शन होता है। तो करते करते जब 4-5 प्रोग्राम हुए, 6 प्रोग्राम हुए, लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि टाइम भी था सबके पास उस टाइम।
हम शाम को करते थे, हफ्ते में 2-3 लाइव करते थे फेसबुक और यूट्यूब पे, वो सब अवेलेबल हैं। तो करते करते फिर एक मौका ऐसा आया कि पता नहीं कहीं से कांटेक्ट बना, हरीश रावत जी का इंटरव्यू, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने कहा सर आपका इंटरव्यू करना है कुमाऊनी में। तो कौन करेगा, हेमंत बिष्ट करेंगे। तो वो बहुत हाई फाई, मतलब बहुत अच्छा रहा वो इंटरव्यू। उससे ये हुआ कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और हमें भी आत्मविश्वास आया, लोगों को भी अच्छा लगा कि कुमाऊनी में इतना बड़ा कुछ काम हो रहा है। कुमाऊनी शब्द संपदा आपने बोला ना कि उस पर हमने इंटरव्यू लेने शुरू करे। कुमाऊनी शब्द संपदा कहाँ से आया, मतलब इस मेरे पहाड़ आया तो? नहीं, वो एक पेज था, एक ग्रुप था कुमाऊनी ग्रुप शब्द था। संपदा। हाँ, हम लोग उसमें एक्टिव थे, बनाया कि किसी वो प्रतिभा जी ने बनाया था, लेकिन हम लोग उसमें एक्टिव थे। इंटरव्यू लेने का आपने उसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया। हाँ, क्योंकि उसमें 80-90 हज़ार लोग थे ना, 90 हज़ार लोग थे उसमें। इंटरव्यू सारे कुमाऊनी में होते थे? कुमाऊँ अभी भी कुमाऊनी अभी में भी होते होते हैं। हैं? हाँ, होते हैं अभी भी। आज शाम 285वां इंटरव्यू है उसका, मतलब वो कंटिन्यू 5 साल से प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें फिर हमने बाद में क्या किया, कुमाऊनी इंटरव्यू, जैसे म्योर पहाड़ मेरे पछाड़ के अंदर तो कुमाऊनी इंटरव्यू था। फिर बाद में ये विचार आया कि जो आदमी जिंदा है वो तो अपने बारे में बता रहा है या उसके हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जो चले गए, दिवंगत हो गए, उनके बारे में क्या करें, उनका भी कंट्रीब्यूशन है ना। तो ये विचार आया कि एक हमार पुरुष करके एक कार्यक्रम शुरू किया हमने। उसमें एक पैनल बनता है, पैनल डिस्कशन होता है कुमाऊनी में ही। तो उसमें कोई हिस्टोरियन होगा, कोई जिसके बारे में हम बात करें उसके परिवार के लोग होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ काम किया है जिन्होंने, या फिर उनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क किया है। तो कुमाऊनी में 4-5 लोग उस आदमी के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो उसमें भी पंडित नैन सिंह रावत, शिवानी, शैलेश मटियानी, चारूचंद पांडे, गिरीश तिवारी, और ऐसे बहुत लोगों के, हमको करीब 25 लोगों के उसमें के बारे में हमार पूरा कार्यक्रम हो चुका है। फिर एक विचार और ये आया, गोविंद पंत राजू जी जो लखनऊ में बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा यार एक और अच्छा विचार है कि बोलियों की जुगलबंदी भी हो सकती है। तो हम उन्होंने कहा कि राजीव लोचन शाह इंटरव्यू करेंगे नरेंद्र सिंह नेगी का। उसका नाम हमने रखा जौलिया मुरली। जौलिया मुरली आप जानते हैं, एक वाद्य यंत्र होता है, 2 आवाज़ें निकलती हैं उससे। हाँ, तो वो आइडिया बहुत ही अच्छा था। और शुरुआत में हमें लगता था कि मतलब कुमाऊनी में मैं अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ, सामने वाला गढ़वाली में जवाब दे रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब या तो वो समझेगा नहीं या वो जो बोल रहा है मैं समझूंगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब हमने पहला इंटरव्यू किया, राजीव लोचन शाह जी ने नरेंद्र सिंह नेगी जी का इंटरव्यू लिया, तो करीब 1 घंटे के बाद वो बोले कि यार एक बार और करो, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो दो पार्ट्स में वो इंटरव्यू हुआ, और बहुत लोगों ने बहुत सराहना की उसकी, कि देखो हम लोग सोचते हैं कि गढ़वाली कुमाऊनी अलग लैंग्वेज है, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो वो एक ही जैसी है ना, कोई समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही इतना अच्छा लगता है और कोई अंतर नहीं आता। तो फिर हमने उसको कुमाऊनी गढ़वाली, कुमाऊनी जौनसारी, कुमाऊनी नेपाली और कुमाऊनी बंगाणी, एक लैंग्वेज है बहुत कम इलाके में बोली जाती है उत्तराखंड के, उस पर किया। ऐसे बहुत सी भाषाओं में हमने उसको जौलिया मुरली को किया। तो एक बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट आया। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ये वर्चुअल प्रोग्राम है, लेकिन अल्टीमेटली हम उसमें अपने बीच से निकले हुए साइंटिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, या फिर जो अपने फील्ड में जिन्होंने काफ़ी आगे बढ़े हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनको जब अपने ही समाज के लोगों के बीच लाते हैं तो बहुत असर होता है उसका 2 तरह का इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए वो कार्यक्रम लगातार 5 साल से हम उसको कंटिन्यू रख पाए हैं, और अभी भी लोग उसको बहुत देखते हैं। सोसाइटी में कोई आपने चेंजेस देखा कि अगर कुमाऊनी में इंटरव्यू चल रहा है तो लोगों में कोई बदलाव आए हो? हाँ, मैंने देखा, मैंने खुद महसूस किया है। मैंने ये देखा है कि कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं। जैसे हमने मैंने लिया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का इंटरव्यू लिया था, और भी कई सेलिब्रिटीज़ का लिया इंटरव्यूज़। तो मेरे पास कई बच्चे आते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे, वो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि ये इतने बड़े आदमी कुमाऊनी में बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते, बच्चे कहते हैं। तो हमने कहीं सीखी नहीं, हमारे माँ बाप ने सिखाई नहीं। मैं उनसे कहता हूँ आप सीख सकते हो अभी भी। और उससे एक जो बदलाव ये आया कि मतलब जो इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि हम जो हमारे समाज से बाहर निकल गए लोग, बाहर रह रहे हैं, विदेशों में भी रह रहे हैं, या फिर देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि आप कुमाऊनी में इंटरव्यू दीजिए और वो इंटरव्यू देते, तो
उनको भी कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने 25-25 20-20 साल बाद कुमाऊनी बोली। और कई बार ऐसे भी इंटरव्यूज़ में लोग, उनकी पहचान के लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं, अरे यार ये तो कुमाऊनी तो कभी इसने बोली नहीं थी, और ये कैसे कुमाऊनी इंटरव्यू दिया है इसने आज देखो। हम कहते हैं यार अच्छा तो बोले हैं, देखो कुमाऊनी बोलना हमने उनको, मतलब मन में तो होता है ना, अगर बचपन में आपने थोड़ा बहुत भी कुमाऊनी का प्रयोग किया है या सुनी है और आप थोड़ा हिम्मत करें तो आप कुमाऊनी बोल लेते हैं। ये हमने खुद प्रैक्टिकली देखा है। और उससे ये हुआ कि कुमाऊनी इंटरनेट पर बहुत फेमस हुई है। और थोड़ा सा सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने ही बीच में अपने समाज के लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमने उनका इंटरव्यू किया तो लोग निकल, अरे यार ये भी कुमाऊनी है क्या। गोविंद पांडे एक बहुत बड़े एक्टर हैं, आपने बहुत फिल्मों में देखा हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े, मतलब NSDN है वो। जब हमने उनका इंटरव्यू किया और क्या धड़ल्ले से कुमाऊनी बोली, तो लोगों ने हमको फ़ोन करके कहा, अरे हमें तो पता ही नहीं था ये आदमी कुमाऊनी है और इतनी अच्छी कुमाऊनी बोलते हैं। मृणाल पांडे का जब हमने इंटरव्यू किया तो मुझे बहुत फ़ोन आए दिल्ली वगैरह से, देखिए यार मृणाल पांडे इतनी बड़ी हस्ती हैं और इतना अच्छा कुमाऊनी बोल रही हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एक भाषा को लेकर हीन भावना थी कि कुमाऊनी नहीं बोलना, अब तो हिंदी को लेकर भी कई बार ये होता है कि हिंदी के बदले इंग्लिश सिखाई जाए बच्चे को। लेकिन अब तो लैंग्वेज, 3 भाषा लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, नई शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला आया है कि बच्चे को अपनी बोली और अपनी जो हिंदी है वो, और एक वर्किंग के लिए जो इंग्लिश ज़रूरी है वो सिखानी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरी भाषा के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा स्कूल जाने तक 4-5 साल में जब तक स्कूल जाता है तब तक उसको अपनी भाषा ही सिखानी चाहिए घर में। कुमाऊनी आप कह रहे हैं, मतलब हाँ, जो भी मेरी घर में कुमाऊनी है तो normally कुमाऊनी, यूज़ जिसकी होती है। गढ़वाली तो गढ़वाली सिखाए, जो जिसको हम मातृभाषा या दूध बोली कहते हैं। फिर वो स्कूल में जाता है तो हिंदी इंग्लिश तो वो सीख ही जाता है। और वो बहुत, ये उससे ना एक तो वोकेबुलरी बढ़ती है बच्चे की, शब्दकोश बढ़ता है, और क्योंकि एक अलग लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना भी एक स्किल है। और अब जब इंटरनेट आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो एक भाषा का बचना और एक भाषा का वोकेबुलरी वो होना, और अब बातें हो रही हैं, इंटरनेट से आगे बातें बढ़ गई हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में आना चाहिए, और कितने लोग कुमाऊनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, ये इंडेंजर्ड लैंग्वेज में है यूनेस्को की। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती हैं, और ये बहुत एक वन टाइम इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसका लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट होता है। जैसे हमने इंटरनेट पे जो चीज़ें आज से 20 साल पहले डाली थी, उसका इफ़ेक्ट अब हमें दिख रहा है। तो जो हमें भी लोगों के इंटरव्यू आते हैं, वो कहते हैं कि यार एक 1.5 2 घंटे के इंटरव्यू होते हैं कुमाऊनी में, 2 घंटे 40 मिनट तक का इंटरव्यू हुआ है। तो लोग कहते हैं इतने बड़े इंटरव्यू क्यों कर रहे हो। हम बोलते हैं यार एक डॉक्यूमेंटेशन तो हो रहा है ना, किसी बारीक आदमी के पूरी ज़िंदगी के बारे में, हम उसकी लाइफ के बारे में भी जान रहे हैं, उसके एक्सपर्टीज़ के बारे में जान रहे हैं। अब बताइए इंटरनेट पे कुमाऊनी में यूक्रेन रूस के युद्ध के बारे में बात हो रही है, यूरोलॉजी के बारे में बात हो रही है ना। ऐसे ही अलग अलग फील्ड के बारे में बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है। जो भी एक्सपर्ट आएगा वो अपने फील्ड के बारे में तो बताएगा ही, जियोग्राफी के बारे में, जियोलॉजी के बारे में, तो आर्मी के बारे में। तो बहुत ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो कलेक्ट हो रहा है चीज़ें, और उसको जब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं तो बाद में उसका कुछ यूज करेंगे, जैसा भी करेंगे। तो टीम में भी लोग आए क्या इसके साथ साथ, जैसे जैसे आपके इंटरव्यू बढ़ते गए? इंटरव्यू इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर मैं जो कह रहा हूँ कि 285 इंटरव्यू हुए हैं, तो इसमें करीब जो इंटरव्यू लिए गए हैं वो मैंने सिर्फ 25 से 30 इंटरव्यू लिए हैं। तो करीब 60 से 70 लोगों की टीम है जो इंटरव्यू करती है। मतलब वो तो बड़े जैसे मैंने गोविंद पंत राजू का नाम लिया, उसमें गोविंद पंत राजू जी ने इंटरव्यू लिए हैं, राजू लोचन साहब ने कई इंटरव्यू लिए हैं, नवीन जोशी जी ने कई इंटरव्यू लिए हैं, शेखर पाठक जी ने 1-2 इंटरव्यू लिए हैं। तो ऐसा है कि टीम है बहुत बड़ी, 60-70 लोगों की टीम है। हमें लगता है कि आज ये आदमी इसका इंटरव्यू कर सकता है, गेस्ट मिल गया। कई बार गेस्ट लोग ही सजेस्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि आप ही इंटरव्यू कर दीजिए, हम टाइम दे रहे हैं, बाकी टेक्निकल हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे बहुत टीमें जुड़ती गई, नाम आते गए। अभी भी मेरे पास 40-50 लोगों की लिस्ट है जिनके इंटरव्यूज़ होने हैं, तो हर सैटरडे को अभी भी। मैनेज कैसे करते हो आप ये सब अपना? देखिए एक आपका भी काम होगा, कुछ आप काम करते होंगे, उस वर्क लाइफ के साथ ये सब चीज़ मैनेज देखिए करना। इसमें क्या होता है ना, यही टेक्नोलॉजी का यूज़ है, यहीं पर टेक्नोलॉजी का यूज़ सामने आता है। अब अगर हम फेस टू फेस बैठ के बात करें ना, ये बहुत आसान नहीं है करना। कोई आदमी आएगा, फिर बैठेगा, आप बात करेंगे, अरेंज करेंगे। वर्चुअली जो वो इंटरव्यूज़ होते हैं
वो ठीक है, मतलब क्वालिटी वाइज या उस वाइज उतना हाई फाई नहीं होते वो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं वो। जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को 1-1.5 घंटा 2 घंटा देना है वीकली, हर सैटरडे को मुझे 1-1.5-2 घंटा देना है, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। या फिर मैं नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो हिमांशु है, दयाल जी हैं, हमारी टीम है, मैं आज बोल दूँगा कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये इंटरव्यू प्लान हो गया, शेड्यूल हो गया, आप लोग देख लेना। तो इंटरव्यूअर तो कोई और है ही, वो देने वाला ही है, और सब लोग घर में बैठ के देख रहे हैं उसको। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जो शुरुआत से मैं कह रहा था, मेरा पहाड़ में हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंटरनेट पर उत्तराखंड को प्रमोट करने की कोशिश की। अल्टीमेटली अभी भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही किसी न किसी रूप में अपनी भाषा को, बोली को या उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, लोकप्रिय लोग जब ना ये कुमाऊनी में इंटरव्यू देते हैं, जैसे हमने आपके उसमें एक इंटरव्यू देखा सिंह कोश्यारी जी का था, हाँ, तो उनका जो इंटरव्यू था। हाँ, ये देखिए इसमें कैसे असर होता है। मैं भगत सिंह कोश्यारी जी वाले इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ। जब हमारे बड़े जाने परिचित, चिर परिचित चेहरे जब इंटरव्यू देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक तो वो बात पूरे नेशनल लेवल पे जाती है। कोश्यारी जी के इंटरव्यू की खास बात ये हुई कि वो तब गोवा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, सॉरी, गोवा और महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो। तो जब हमने उनका इंटरव्यू किया, अब क्योंकि वो वहाँ के राज्यपाल हैं और वहाँ की टीम भी लगी हुई थी, तो जब हमने उनका इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, तो महाराष्ट्र के लोगों ने कहा, वहाँ के लोगों ने बोला कुमाऊनी कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी देख रहे हैं ना, हमारा राज्यपाल कुमाऊनी कोई किसी नई लैंग्वेज में बोल रहा है, कुमाऊनी कौन सी लैंग्वेज है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं कौन है क्या है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे समाज से बाहर गई। फिर मेन बात यह है कि जब हमारे लोग जो ये सोचते हैं यार कुमाऊनी को सीखने से क्या फ़ायदा है, या अपने बच्चों को क्यों सिखाएं हम, तो वो जो हीन भावना, मैं ये देखता हूँ कि जब उत्तराखंड बनने के बाद थोड़ा बहुत हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम हुआ है। पहले ये होता था कि मैं दिल्ली भी रहा हूँ, तो दिल्ली में क्या होता था कि लोग अपना बताते नहीं थे। जैसे मेरे से भी वो लोग बोलते थे कि यार आप कहाँ के हो, तो नॉर्मली कहा था कि आदमी कहता है मैं नैनीताल का हूँ, पिथौरागढ़ शायद नहीं लोग जान पाएंगे। तो अपनी पहचान छुपाने का एक था, मतलब हमारे समाज में ना, उत्तराखंड बनने के बाद, क्योंकि वो उत्तराखंड राज्य ही पहचान पे बना है, हमारी एक अलग पहचान है, तो उसके बाद वो थोड़ा कम हुआ कि लोग एक हमारी, अब जब से अलग पहचान बनी कि भाई हम उत्तराखंड के लोग हैं, है ना, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम हुआ। लेकिन भाषा को लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कम करने की अभी भी ज़रूरत है, और उसके कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके हैं। उसमें एकेडमिक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनडायरेक्ट तरीके से भी लोगों को ये फील कराया जाना ज़रूरी है कि देखो अभी भी हमारे समाज में ऐसे प्रतिष्ठित चेहरे हैं जो पहाड़ से निकले हैं, और 25-30 साल से विदेशों में रहने वाले लोग भी अभी भी कुमाऊनी बोल रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। जब नए बच्चे देखेंगे कि भाई कुमाऊनी भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इतनी उसकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं, कई शब्द ऐसे हैं जिसका दूसरी भाषा में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, ये उसकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो ऐसी लैंग्वेज है जो कई हज़ारों सालों तक राजकीय भाषा के रूप में यूज़ हुई है कुमाऊनी ना, चंद राजाओं के टाइम तक, और बाद तक भी अंग्रेज़ों के समय में भी कुमाऊनी में लेटर मिलते हैं। अभी भी आप जाएंगे तो अभिलेखागारों में कुमाऊनी में लिखे हुए सरकारी लेटर मिलते हैं। तो उस लैंग्वेज को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो वो सिर्फ कुमाऊनी की बात नहीं हो, गढ़वाली या दूसरी भाषाओं की भी बात, हाँ, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको ही इसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से बचाया जा सकता है, और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है, और अब बहुत आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और इस तरह के कुछ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करें, तो भाषा को प्रमोट किया जा सकता है। नए बच्चे, नया यूथ कुछ आते हैं कि यार हमको सीखना है, ऐसा कुछ करना है? हाँ, देखो ये तो वो डाटा तो हम कलेक्ट नहीं कर पाते कि हमारे समाज में कितने लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये फीडबैक हमें ज़रूर मिलता है कि हम आप अभी भी देखिए ना, मुझे लगता है कि 20 लाख लोग होंगे जो कुमाऊनी बोलते होंगे, है ना, बहुत छोटे, मतलब अगर आप पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो बहुत छोटे इलाके में कुमाऊनी बोली जाती है, और बहुत कम लोग हैं जो बाहर रह के भी कुमाऊनी बोलते हैं। लेकिन अभी भी हम जब हमारा प्रोग्राम लाइव होता है तो कभी कभी 100, 125, 150 लोग लाइव देखते हैं उस कार्यक्रम को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग अभी भी कनेक्टेड हैं अपनी भाषा से, या कुछ सीखना चाहते हैं। मतलब IPL चल रहा होता है पैरेलली, और यहाँ 125 लोग इंटरव्यू देख रहे होते हैं।
इसका मतलब ये है कि लोगों का अभी भी लगाव तो है। और जो बच्चों वाली बात है, बच्चों में ख़ास तौर पे अब मैंने देखा है कि अब स्कूलों में भी काफ़ी कुमाऊनी पे चीज़ें होने लगी हैं अपनी, क्योंकि अब तो शिक्षा नीति में ही ये आ गया ना कि आपको सिखाना है बच्चे को अपनी भाषा में। वो अभी धीरे धीरे स्कूलों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और हमने एक नया प्रयोग किया था कि जब हमारा 100वां इंटरव्यू हुआ था, 100th जब इंटरव्यू हुआ था, शिखर पाठक जी का इंटरव्यू बच्चों ने लिया था। उसमें 6-7 जगह के बच्चे थे कुमाऊनी में ही बोलने वाले, उन्होंने क्वेश्चन पूछे और शिखर पाठक जी का इंटरव्यू बच्चों ने लिया। तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ नई ये चीज़ें करते रहते हैं। कुमाऊनी आप कहते हैं कि कुमाऊनी भाषा है, अगर ये भाषा है तो क्या आपको लगता है कि इसको शेड्यूल 8 में होना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसमें अभी काफ़ी कोशिशें हो रही हैं अलग अलग, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि कुमाऊनी में कई मैगजीन्स आ रही हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, 500-600 लोग कम से कम कुमाऊनी में लिख रहे हैं और हर विधा पर लिखा जा रहा है। और अभी हाँ, मैगज़ीन लगातार आ रही है, लगातार 3-4 मैगज़ीन लगातार कुमाऊनी में आ रही हैं। 500-600 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड तरीके से और हर विधा में लिखा, निबंध, नाटक, ट्रैवलॉग, कविताएं तो हैं ही, सब चीज़ें हैं, निबंध, हर तरह की चीज़ लिखी जा रही है, कंटेंट बन रहा है, कुमाऊनी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। और अब ये जो लीगल मामला है कि इसको 8वीं अनुसूची में आना चाहिए, इसमें लोग ये कहते हैं कि एक तो अगर आएंगी तो कुमाऊनी गढ़वाली दोनों आएंगी, है ना, क्योंकि अलग से तो ये हो नहीं सकता कि एक राज्य में 2 प्रमुख भाषाएं हैं तो एक ही आए, और तो दोनों कैसे आएंगी। तो ऐसा भी है कि कई राज्यों की 2 भाषाएं भी 8वीं अनुसूची में हैं। और क्योंकि उसका यही देखा जाता है कि अल्टीमेटली कितने लोग उस भाषा को बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस भाषा को बच्चों तक ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जब उसको रोज़गार से जोड़ेंगे, तो ज़रूर आने वाले समय में 8वीं अनुसूची में आने के लिए जो सरकारों के ऊपर है दबाव बनेगा। अल्टीमेटली वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बोल रहा हूँ या तो आप बोल रहे हैं तो इसलिए। जब जनता बोल रही है, उसमें कंटेंट बन रहा है, उसमें किताबें लिखी जा रही हैं, उसमें जब हो सकता है आने वाले समय में कुछ सीरियल बने, फिल्में बनेंगी, अच्छी फिल्में बनेंगी और वर्ल्ड वाइड जब जाएंगी और कोशिशें हो भी रही हैं उस दिशा में, तो अल्टीमेटली जब जितनी लोकप्रिय भाषा होती जाएगी, जितना उसका प्रचार प्रसार होता जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी तो कितनी कम ही भाषाएँ हैं, जब हो सकता है अगले बार जब और भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाएं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि कुमाऊनी और गढ़वाली भी उसमें शामिल की जाएंगी। यूथ के ऊपर भी तो डिपेंड हुआ ना ये सारा कि नए नए बच्चे कितना मैंने पढ़े वही और कहा ना, कितना बोल रहे हैं। मैंने वही कहा कि जो लोग अभी तक इस पीढ़ी के लोग, मैं 45 का हूँ, हमारी पीढ़ी तक के लोग बोल रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम इसको अगली पीढ़ी तक कैसे हस्तांतरित कर पाते हैं, है ना, उनको कितना सिखा पाते हैं, वो तभी होगा जब हम अपनी भाषाओं पे गर्व करेंगे, हम अपने बच्चे को सिखाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है उसको घर में यूज़ करना, है ना। हम कितना ही लिख लें, हम कितना ही एकेडमिक कर लें, कोई सेमिनार कर लें, कुछ कर लें, जब तक घर के अंदर उसका प्रचलन नहीं होगा और हमारे अंदर हम 2 कुमाऊनी लोग मिल रहे हैं और हम आपस में कुमाऊनी में जब तक नहीं बोलेंगे, तब तीसरा आके तो नहीं बोलेगा ना उसको। और इसमें ये कि वैरायटी बहुत है हमारे कुमाऊनी भाषा में, बहुत वैरायटी है। जैसे एक थोड़ा सा रुकावट जैसी आती है, अगर मैं सुरयाली कुमाऊनी बोलता हूँ और आप अगर काली कुमू की कुमाऊनी बोलते हैं, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। तो उनका भी अंतर है। तेरह बोलते हैं कि 13 उपभाषाएं हैं कुमाऊनी की, है ना, तो उनका अंतर आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब हम गढ़वाली और कुमाऊनी में वार्तालाप आराम से हो सकता है, तो कुमाऊनी की 2 भाषाओं में भी आराम से हो सकता है, और हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, लोग बोल रहे हैं। और ये भाषा तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, भाषा ऐसा नहीं है कि 2 दिन में 4 दिन में फेमस हो जाएगी, है ना। जैसे हिंदी है, हिंदी को विकसित होने में सैकड़ों साल लगे, ऐसे ही कुमाऊनी को भी अगर लगातार अलग अलग स्तर पर प्रयास होते रहेंगे तो प्रचार प्रसार होता रहेगा। और अब कोर्स में आने लगी हैं, अब उसके लिए किताबें आने लगी हैं, तो प्रचार प्रसार हो रहा है और ये असर ज़रूर सामने आएगा। जो हम लोग कुमाऊनी इंटरव्यू करते हैं ना, मैंने बताया 285वां इंटरव्यू उसका, तो उसमें भी ये चीज़ होता है कि जो वैरायटी ऑफ कुमाऊनी है हम उसका ध्यान रखते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि खसपरजिया या जोहारी या फिर काली कुमाऊँ की या सुरयाली या बागेश्वर साइड की जो कपकोटी वाली है, हर तरह की कुमाऊनी उसमें आए
और नॉर्मली कई बार ऐसा भी हुआ है कि इंटरव्यू लेने वाला सोरियाली है और गेस्ट जो है हमारा गंगोलिया है, गंगोली बोलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें, और मिक्स टाइप का होता है। तो वो एक तरीका है कि हर तरह की लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि हम, कई बार ऐसा होता है कि कुमाऊनी को स्टैंडर्डाइज करने की बात सुनते हैं हम लोग। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंटेंट बनाना है या कोई सिलेबस बनेगा तो वो तो स्टैंडर्डाइज होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोरियाली में अलग मतलब पिथौरागढ़ में सोरियाली पढ़ाई जाएगी, सोरियाली कुमाऊनी, और गंगोली आर्ट में गंगोली कुमाऊनी पढ़ाई जाएगी, तो उसका तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा ही। लेकिन बोलने में जो उसका वैरायटी है वो उसकी खूबी है, तो उसका भी हम बहुत ध्यान रखते हैं। उसके अलावा बच्चों को इसलिए सिखाना ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो एक स्किल है, लैंग्वेज इज़ ए स्किल, है ना। अगर बच्चे को हम हिंदी इंग्लिश तो स्कूल में सीखता ही है, वो हिंदी सीख जाता है अपने दोस्तों के साथ, इंग्लिश स्कूल वो इंग्लिश में ही सीखता है, और कुमाऊनी अगर हम उसको सिखा देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बच्चे के लिए रोज़गार के लिए भी एक उसमें संभावना है, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ रोज़गार में संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि लैंग्वेज बचेगी तो उसमें कंटेंट बनेगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में उसमें सीरियल बने, प्रोग्राम्स बने, हमारी अपनी सरकार है, हो सकता है वो कुछ चैनल खोलें उनके, है ना, OTT इतनी चीज़ें हैं। अगर कोई एक फिल्म भी अगर हमारी कुमाऊनी या गढ़वाली में अच्छी बन गई और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चली गई, है ना, तो कुमाऊनी गढ़वाली का एक अलग ही लेवल हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं मराठी फिल्में बहुत अच्छी जा रही हैं, कोंकणी मणिपुरी फिल्में अच्छा कर रही हैं, तो ऐसे ही और इस पे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जल्दी नहीं होता। इसमें जो मैंने बताया कि बच्चों को सिखाना क्यों ज़रूरी है अपनी भाषा, तो इसमें एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था कि जो लोरियाँ हैं हमारी ना, जैसे मैंने कहा भी था कि हमारा जो भाषा साहित्य है वो बहुत ही रिच है। तो एक जैसे हमारी लोरियाँ हैं, ललेबीज़ कहते हैं जिनको बच्चों को सुलाने के लिए यूज़ करते हैं, आप उसका कंटेंट देखेंगे कि इतनी मतलब उसमें चीज़ें सीखने के लिए हैं बच्चे के लिए। तो जब मैं अपने छोटे बच्चों को सुलाता तो बच्चों को लोरी सुनाता था, वो कहते थे और सुनाओ, तो कुछ यहाँ से वहाँ से कलेक्ट करके जितने मुझे याद था वहाँ पूछ के धीरे धीरे मेरे पास एक ठीक ठाक सा कलेक्शन हो गया। फिर मेरा इंटरेस्ट आया कि यार कुछ किताब ढूंढ जाए, उत्तराखंड की बाल गीत, परंपरागत बाल गीत कहाँ हैं, तो कोई किताब मिली नहीं मुझे। फिर मेरे मन में ये आया कि क्यों ना कुछ गीत कलेक्ट किया जाए, तो गीत कलेक्टेड थे, और ये भी लॉकडाउन में हुआ कि मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना इसको ई-बुक के रूप में निकाला जाए। तो हमने उसमें 20-25 कुमाऊनी में अलग और गढ़वाली में अलग 2 पार्ट में ई-बुक निकाली, जिसमें हमारे परंपरागत लोरियाँ और खेल गीत, बच्चे जो खेलते हुए कुछ गीत गाते हैं वो हैं, त्योहारों के कुछ गीत होते हैं बच्चों के वो हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें पढ़ने लिखने के भी गीत हैं। हम लोगों ने जो औवा कौखो सीखे हैं, गिनती सीखी है, वो गीतों से सीखी है। हमारे दादा दादी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ऐसे गीत आते थे जो कुमाऊनी गढ़वाली में बने हैं, और उससे औवा कौखो बारखड़ी गिनती सिखा सकते हैं। और वो उसका अब बहुत यूज़ है, जो फन बेस्ड लर्निंग कहते हैं आजकल। तो वो कलेक्ट करके मैंने एक ई-बुक निकाली, और बाद में वो किताब के रूप में भी आई। तो जो मैं कह रहा था कि बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कंटेंट तो होना चाहिए। हमारे पास कंटेंट नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए, तो कंटेंट डेवलप करने के लिए मैं कुमाऊनी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, गढ़वाली में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे पुरखों से जो चली आ रही हुई नॉलेज है ना, उसको प्रिजर्व करके और उसको डॉक्यूमेंटेड रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में डॉक्यूमेंट, वो टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, वो ऑडियो वीडियो के रूप में हो सकती है, उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो घुघुती बासुती जो मैंने किताब निकाली थी, वो उसकी 10,000 घुघुती बासुती ही है, क्योंकि घुघुती बासुती एक ऐसा गीत है, वो जब मैंने वो किताब नेपाल भेजी, नेपाल यूनिवर्सिटी का त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को भेजी मैंने, उन्होंने कुछ लोगों से उसको डिस्कस किया होगा, तो नॉर्थ ईस्ट के एक आदमी ने ये कहा उनसे कि घुघुती बासुती नॉर्थ ईस्ट में भी इसी तरह का गीत है, और जो सो के ऐसे करते हैं ना घुघुती बासुती में, जो एक्शन है उसका वो भी वहाँ भी है और लद्दाख तक है। वो एक रिसर्च का विषय है कि ये कैसे हो रखा होगा कि वो घुघुती पक्षी भी सब जगह मिलता है और गीत भी सब जगह उससे मिलता जुलता गीत है, और बच्चों को, हाँ बच्चों को खिलाने का भी प्रोसेस, मतलब वो जो एक्शन है वैसा ही है ये। क्योंकि एक कॉमन हमारे हाई एल्टीट्यूड में कोई ट्रैक होता होगा ना, लोग ट्रेड के लिए या उस चीज़ के लिए सफ़र करते थे, तो घुघुती बासुती एक तो कॉमन गीत है,
लेकिन जब बाद में पता चला कि वो तो पूरे हिमालयन रेंज में कॉमन है, और उसको बच्चों को खिलाने के लिए उसका तरीका भी जैसे घुटने ऊपर करके बच्चे को ऐसे सुलाते हैं, वो भी सेम है। जैसे हम लोग सीखते थे ना, ये एक थोड़ा थोड़ा वैरायटी के साथ सब जगह अलग अलग है। जैसे ओवा सिखाने का गीत है, ओ आ बच्ची का, ई बचुल दी, ऊ परिया बू, ए आई माटाक डई, ओ औ गुड़ोक डऊ, अंग ओहो स्कूल थे जल्दी आओ। दादाजी मेरे बोलते थे, मेरे को अभी फिर याद आ गया। अब याद आएगा ना, तो ऐसे बहुत लोगों को याद आता है। अब ये बच्चे को अगर थोड़ा सा एक्टिविटी के साथ इसको रटा दिया जाए ना, मतलब एंट्री लेवल पे नर्सरी में, तो अब हमारे दादा दादी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, दादियों को भी आता था ये गीत, जो बिल्कुल अनपढ़ थी, है ना। तो वो क्या होता, तो लैंग्वेज गीत है ना, गीत तो किसी को भी याद हो सकता है। लेकिन वो बच्चा जब सीख गया, फिर उसको प्रोसेस, स्कूल जाता था तो स्कूल जाने तक उसको याद होता था ये, है ना। ऐसे ही गिनती के भी गीत हैं। 1 बजे एक तारा, 2 बजे द्वारिकानाथ, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे जो चार धाम, 5 बजे परमेश्वर नाम। और कंदनु का बाईमती की, दैणे की, उड़तालु को, बड़ेरे को, 1 लख के, 2 लख कई, लपन्या को, दुपन्या कौ, ये गढ़वाली में है। अच्छा, ये गढ़वाली कुमाऊनी दोनों मिक्स है कर सबके। दिया, एक लैंग्वेज इसमें थोड़ा मिक्स कर दिया। सरकार का बीच में चल रहा था कि बच्चों को कुमाऊनी सिखाने के लिए अच्छा सिखाने के लिए उनके कोर्स में एक सिलेबस डाला जाए कुमाऊनी। तो हाँ, हमने भी किताबों में पढ़ा था कि कुमाऊनी का सिलेबस तैयार हुआ है और वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाएगा। तो मेरे मेरे दिमाग में भी ये था कि मैं भी उसको देखूं कि वो कुमाऊनी में जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के सिलेबस में क्या क्या है। तो मेरे को ये पता चला कि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया था जिसमें वो किताबें बनी थी। तो मेरा इच्छा हुई, क्योंकि मेरा बच्चा उस टाइम शायद 2nd 3rd में पढ़ता था, मेरे को इच्छा हुई कि यार मैं वो एक सेट मंगा लूँ और बच्चे को उसको भी थोड़ा दिखाऊं। तो वो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो किताब मिली ही नहीं। मैं आज तक नहीं, मतलब कुमाऊनी में जो मैं अभी भी कहीं मिले तो मैं लेना चाहता हूँ। और मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहा, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था, मैंने उनको ये भी आइडिया दिया कि सर ये डिजिटाइजेशन का दौर है, जो भी किताबें आपने छापी हैं कुमाऊनी की, उनको डिजिटलाइज करके आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो, ई बुक, है ना। हमारे दोस्त जो विदेशों में रहते हैं या देश में अपने बच्चों को कुमाऊनी सिखाना चाहते हैं, उनको किताब मिल नहीं पा रही है, तो आप ई बुक के रूप में डाल दो। उन्होंने भी हाँ कहा यार डालेंगे, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। वो किताब मैंने बहुत कोशिश करी कि कुमाऊनी का जो एक सेट है मुझे मिल जाए, नहीं मिला। मैं पब्लिशर को भी ढूंढने की कोशिश करी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करी, और जो वर्कशॉप में जो लोग थे वो कह रहे यार हमें भी दिखी नहीं वो किताब, आज तक कहाँ गई होगी। और लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि गढ़वाली वाला सेट मिल गया मुझे। गढ़वाली में जो उसके कोऑर्डिनेटर थे गणेश सुखसाल गनी, उनका पता चला, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला यार इस पब्लिशर ने छापी है। उनको मैंने फ़ोन किया, 400 कुछ रुपये में मेरे घर में पूरा सेट आ गया। लेकिन कुमाऊनी वाला अगर कहीं मिले तो मुझे भी चाहिए वो, कि कुमाऊनी में आखिर मतलब क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस कंटेंट को मतलब ई बुक के रूप में इंटरनेट पे डाल देना चाहिए, चाहे अपनी वेबसाइट पे डालें। उससे क्या हुआ कि ईजिली, जैसे मैं जो ई बुक की बात कर रहा हूँ, ई बुक ऐसा होता है कि आप अभी डालेंगे पूरी दुनिया में एक नज़र में पहुँचे। जिसको वो लोग फेसबुक से सर्कुलेट करते हैं या उसको लिंक शेयर करते हैं, जो भी करते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपके मोबाइल पे रहता है, कोई बोझ नहीं, फ्री है। ये तरह की चीज़ें थोड़ा बहुत, वो कुमाऊनी वाला जो कंटेंट है, जो कुमाऊनी पाठ्यक्रम बनाया गया था, उसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो नई शिक्षा नीति में भी आ गया है और शायद उसको अपडेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे को भी ज़रूरत है उसकी। जो घुघुती बासुती आपकी बुक आई ना, ये आपने खुद से सारा इकट्ठा करा या इसमें और भी हेल्प नहीं, किया मेरे जैसे 4-5 गीत मुझे आते थे, है ना। फिर क्या हुआ कि क्योंकि मैं तो जुड़वा बच्चे पालना तो बहुत ही मुश्किल है। अब मैं उनसे सुनाऊंगा, वो कहेंगे पापा वही गीत सुनाओ, आप नया सुनाओ। मैं कहाँ सुनाऊंगा, बना के सुनाया, वो उनको मज़ा। फिर मैंने क्या किया, अपनी ईजा को फ़ोन किया, 2-4 उन्होंने याद दिलाए, फिर कुछ दोस्तों से पूछा, ऐसे किया। फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा उसमें। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। और उसमें ना, जो मैं कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें जो लोरियाँ हैं ना, कई लोरियाँ ऐसी हैं जिसमें आप पूरे बच्चे को खेती के बारे में कोई गीत हैं उसमें, खेती कैसे होती है, चावल कैसे उगाते हैं, मौसम के बारे में उसमें गीत हैं। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए
जो चिल्ड्रन सॉन्ग्स हैं ललीबी जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, है ना, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। रेन रेन गो अवे, उसमें क्या है, धूप को मतलब बारिश को भगा रहा है बच्चा, क्योंकि वो यूरोप में लिखा गया गीत है ना, वहाँ धूप कम आती है तो वो धूप चाहता है बच्चा, है ना, तो वो रेन को भगा रहा है। हमारा बच्चा क्या कह रहा है, बरखा दीदी इतख्या घाम बिना उतखे जा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है अलग, चीज़ एक ही है, वो मौसम का ही गीत है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बारिश की ज़रूरत है, गर्मी है, जो भी है, बच्चा कह रहा है बरखा दीदी इतख्या घाम बिना उतखे जा, समझ रहे हो, चीज़ एक ही है। तो मेरे को किसी ने, अशोक पंत जी ने कहा था, बोले यार हम बच्चे को पढ़ाते हैं लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, है ना, वो बच्चा तो नहीं जानता ना लंदन कहाँ है, वो ब्रिज क्या है, वो गिरता है तो क्यों गिरा, क्या है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तब भी चलो ठीक है, वो नेचर की बात है, वो देखता है, वो इंग्लिश में समझ रहा है ना। कुछ गीत ऐसे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, है ना, वो बच्चा रट तो लेता है, रिदमिक है क्योंकि उसमें रिदम है, वो रट रहा है, ठीक है, कुछ सीख रहा है, रिदम सीख रहा है, राइमिंग सीख रहा है ना, वर्ड सीख रहा है और कुछ म्यूजिक से जुड़ रहा है। लेकिन क्यों ना हम उसको अपनी भाषा में सिखाएं, जिससे वो अपने आसपास के चिड़ियाओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, अपने समाज के बारे में, ऐसे गीत भी हैं। एक इसमें चारूचंद्र पांडे जी का एक गीत है, इतना बढ़िया गीत है, जो हमारे ध्वनियात्मक शब्द जो सिखाए जाते हैं बच्चों को कक्षा 1-2 में, उसका एक गीत है अलग से। और ऐसे गीत भी हैं जिसमें चिड़ियाओं के नाम हैं, है ना, ऐसे गीत भी हैं जो बरसात में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में है, समाज के बारे में। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर हमारे शिक्षा नीति में ये जोड़ा जाए कि यार इंग्लिश या हिंदी बाल गीतों के साथ हमारी अपनी भाषा के बाल गीत भी सिखाए जाएंगे, तो बच्चा तो जिसको जो सिखाएं वो सीखेगा ना। जैसे अगर कुमाऊं में पैदा हुआ बच्चा अमेरिका चला जाए तो वो तो अमेरिका नहीं सीखेगा, हम इंग्लिश सीखेगा वो। जब इसलिए अगर हम अपने बच्चे को कुमाऊनी में गीत सिखाएं, बोली भाषा सिखाएं, तो वो अल्टीमेटली सीख जाएगा, और वो उसके लिए, और वो उसको किसी रुकावट नहीं है, वो उसकी सीखने की प्रोसेस में रुकावट नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा स्किल है उसकी, क्योंकि वो जब स्कूल में जाने लगेगा तो हिंदी और इंग्लिश सीखेगा, तो 3 लैंग्वेज वो एक साथ। अगर हम 5 साल तक के बच्चे को सिर्फ कुमाऊनी में ही कम्युनिकेट करें, और ये इसके लिए ज़रूरी है संयुक्त परिवार। जो संयुक्त परिवार में दादा दादी होते हैं ना, तो वो बच्चे को कुमाऊनी गढ़वाली में ही बोलते हैं, वो सीख जाता है। और वो अगर 5-6 साल तक बच्चे ने कुमाऊनी गढ़वाली में थोड़ा बहुत भी सुना सीखा है, वो 20 साल बाद भी अगर उसको थोड़ा वो किया जाए, मैंने बताया था ना, हमने ऐसे लोगों से भी इंटरव्यू लिया है जो बोले कि यार मैंने 20 साल बाद कुमाऊनी बोली, मतलब पहले बोली ही होगी उन्होंने, गैप। आरजे काव्य है ना, आरजे काव्य का इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उसको कॉन्फिडेंट नहीं थे, बोले यार पता नहीं दादी मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जब इंटरव्यू लिया तो कहने लगा यार 1 घंटे तक मैं कुमाऊनी बोलता गया, और कई साल बाद बोला, मैं तो अपनी दादा दादी से बोलता था, फिर बाहर निकल के पढ़ने लिखने तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा, और अब बोलते हैं अच्छे से, जब भी हम मिलते हैं तो कुमाऊनी में बात करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। विनोद कापड़ी का हमने इंटरव्यू किया था, विनोद कापड़ी बहुत, अब तो पायर फिल्म से बहुत बड़े, तो मेरे को कई उनके पहचान के बहुत लोगों के फ़ोन आए, अरे तुम कहाँ, विनोद कापड़ी कहाँ कुमाऊनी बोलता है यार, तुम उसका इंटरव्यू कर रहे हो कुमाऊनी। मैंने कहा यार तुम देख लेना, उन्होंने बोली बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी बोली उन्होंने कुमाऊनी। पुष्पेश पंत बहुत अच्छा कुमाऊनी बोलते हैं, देखो इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल के आदमी है वो, लेकिन जब वो बोलेंगे तो फिर यार जो उनको जानने वाले लोग हैं, जो उनके अपना सर्किल है नेशनली इंटरनेशनली, वो भी तो देख रहे हैं कि कुमाऊनी भी एक लैंग्वेज है जिसको पुष्पेश पंत जहाँ से आते हैं। जब ये आपकी इंटरव्यू वाली सीरीज़ चल रही थी, इसके साथ ही आजकल हम देखते हैं कि किताब कौतिक एक बहुत अच्छा एक चल रहा है आजकल यहाँ पे, ये कैसे आपने शुरू किया? और ये इसका ना एक्चुअली बेस जो था इसका कुमाऊं, जो मेयर पहाड़ में पछाड़ है, मैंने जब हमने लोगों को इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए, फुर्सत में थे सब लोग, तो काफ़ी लोग जब हमसे जुड़ गए, जिस तरह के लोग मैंने बताए, नेशनली इंटरनेशनली सब तरह के लोग थे, और उनको लगा कि यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी बहाने तो एक प्लेटफॉर्म तो बन गया था ना। फिर ये गिरीश को भी पता है, हमने 2022 में जब 2 साल हुए थे हमारे कार्यक्रम को, एक भेंटघाट करके कार्यक्रम किया हल्द्वानी में। उसमें ये था कि वर्चुअली वो कोरोना ख़त्म हो गया था, सेकेंड वेव भी,
तो ये था कि एक बार सब लोग फिजिकली भी मिलते हैं। फिजिकली मिलने के लिए हम लोगों ने सबको बुलाया, काफ़ी लोग आए उसमें, मुंबई से भी आए, दिल्ली से भी आए, आसपास के लोग आए। तो उसमें ये व्हाट नेक्स्ट, उसका ये था कि आप एक तो फिजिकली हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं और वर्चुअली मतलब फिजिकली भी मिलके देख लेते हैं, और आगे क्या करें। तो लोगों ने बोला यार तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया तो अब फिजिकली आप ग्राउंड पे कुछ करो और हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ग्राउंड पे क्या करें, इस पर मंथन चलता रहा, कई डिस्कस हुए। तो ये विचार आया कि यार किताबें एक ऐसी चीज़ हैं जिसको करना चाहिए, मतलब क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का था ही कीड़ा पहले से। तो पहली बार हमने टनकपुर में एक्सपेरिमेंटल तरीके से किया। हमने कहा यार एक बार एक किताब कौतिक के नाम, किताब कौतिक मेरा ही दिया हुआ नाम है, मैंने कहा यार किताब कौतिक रखेंगे उसका नाम। कौतिक में ना एक थोड़ा सा वो है, मेला वाली फीलिंग। हाँ मेला वाली फीलिंग भी है, और नाम बड़ा यूनिक सा है। लोग कहते क्या है, मतलब किताब कौतिक क्या है, ऐसा उत्सुकता जगती है ना। तो टनकपुर में जब हमने किया तो भाई साहब मतलब उसमें 2 दिन का प्रोग्राम था, 24-25 दिसंबर 2022 22। हाँ आपका ही था लिया हुआ हाँ, ये कॉन्सेप्ट मेरा ही था। उसमें जो लोकल में हमें हिमांशु कफलटिया उस टाइम एसडीएम थे टनकपुर, उनके साथ डिस्कस हुआ मेरा। हम पिथौरागढ़ गए थे तो वहाँ डिस्कस करते करते मैंने बोला किताबों का मेला होना चाहिए यार, और उससे क्या होगा कि वो जगह भी हाईलाइट होगी। उनके दिमाग में ये रहता था कि टनकपुर में बहुत पर्यटक आते हैं, पूर्णागिरी वाले, लेकिन वो पर्यटक स्थल के तौर पर नहीं, तो हाईलाइट कैसे किया जाए इस जगह को। क्योंकि टनकपुर में नदी भी है, शारदा नदी, और वहाँ फॉरेस्ट रिजर्व भी हो गया है ना। पूर्णागिरी तो है ही, बॉर्डर है नेपाल का, लेकिन एज ए टूरिस्ट स्पेस उसकी पहचान नहीं है। तो जब हमने किया तो बहुत उसमें फिर हमने बहुत चीज़ें जोड़ी। मतलब किताबें तो सेंटर में है ना, किताबें जिस तरह के अलग अलग तरह की सब्जेक्ट की किताबें होती हैं, किताबें तो होंगी करीब 50-60 हज़ार किताबें होंगी, होती भी हैं। उसके अलावा हमने उसमें बहुत चीज़ें जोड़ी। फिर जैसे उसमें टूरिज़्म एक्टिविटीज़ कई जोड़ी, और बच्चों के लिए कई वर्कशॉप्स। जैसे उसमें हम लोग हर किताब कौतिक में हमें लगता है कि पहाड़ में टूरिज़्म को लेकर 2 इम्पोर्टेंट एंगल हैं जो प्रमोट किए जाने चाहिए। उसमें एक बर्ड वॉचिंग है। बर्ड वॉचिंग कई जगहों पे तो फेमस है, लेकिन पहाड़ के जो ग्रीन टूरिज़्म है ना, मतलब रियल में ऐसा टूरिज़्म जो नुकसान न करे समाज को और प्रकृति को, वो बर्ड वॉचिंग एक बहुत अच्छा एंगल है। क्योंकि पहाड़ में जैसे मैं बचपन से पहाड़ में रहा, तो मुझे चिड़ियों के नाम, पेड़ों के नाम तो ऐसे ही याद हैं, हमारे माँ बाप ने सिखाया ना वो। तो अगर बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए, और पहाड़ में इतनी चिड़ियाँ मिलती है। अभी हमने DDR किताब कौतिक किया ना जून में, 1.5 घंटे में 35 टाइप की चिड़ियाँ स्पॉट हुई वहीं पे उसी DD जगह हाट पे। में ही। हाँ। DD हाट के शहर के बगल में, कोई जंगल नहीं गए हम, ज़्यादा दूर नहीं गए अंदर, यहाँ से 100 मीटर अंदर घुसे, 35 टाइप की चिड़ियाँ, और इतनी सुंदर। क्योंकि वो तो ऑब्जर्वेशन का खेल है, आप जब ध्यान दोगे। एक तो बर्ड वॉचिंग का हम लोग करते ही हैं, उसमें आपने ऐड ऑन किया। हर किताब कौतिक में बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग एक एक्टिविटी है। उसमें ये होता है कि किताब कौतिक के लिए जो गेस्ट आए हैं हमारे, वो सिर्फ मंच तक या उस वेन्यू तक सीमित न रहें, उस आसपास के इलाके को भी देखें। प्लस हम वहाँ के लोकल के लोगों को भी ये फील देना चाहते हैं कि जो आपका नेचर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके रोज़गार का साधन भी हो सकता है। तो वहाँ के जो होटलियर्स हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इन सामाजिक मुद्दों पे जो सोचने वाले लोग हैं, वो उनमें होते हैं, और वो समझते हैं वास्तव में बर्ड, और उनके लिए पहला अनुभव होता है ना। तो एक तो ये बर्ड वॉचिंग का हम लोग करते ही हैं। एक हम लोग एस्ट्रोनॉमी पे करते हैं। एस्ट्रोनॉमी इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो स्टार गेजिंग है वो पहाड़ उसके लिए बहुत मुफीद जगह है। वहाँ लाइट कम होती है, पॉल्यूशन कम होता है, हाई एल्टीट्यूड से बहुत सुंदर दिखता है। अब काफ़ी जगहों पे ऐसा होने लगा है, लेकिन जब क्योंकि हम छोटी जगहों पे किताब कौतिक करते हैं, वहाँ के लोगों को फील देने के लिए हम स्टार गेजिंग वगैरह एक ही रखते हैं। अभी DDR में जो हमने किताब कौतिक किया, वहाँ पे हमने बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ करी। वहाँ पहली बार DDR किताब कौतिक में DD हाट के अंदर पैराग्लाइडिंग हुई। पहली भी कोशिशें हुई थी, लेकिन सफल नहीं हुई। लेकिन हमने DDR किताब कौतिक में शंकरदा हैं पिथौरागढ़ में, उन्होंने मतलब हमारी हेल्प की, और मनीष करके एक हैं, वो सिराकोट से फ़्लाइट ली और सीधे शहर के बीच में GIC में उतरा, वो 1.5 घंटे बाद।
1.5 घंटे तक पूरे शहर की निगाह ऊपर रही। तो ये अल्टीमेटली वो हिस्ट्री भी बनी और अल्टीमेट वहाँ के लोगों को ये पता चला कि भाई, और बाहर भी ये खबर गई तो लोग DDR के बारे में डिस्कस किया। DDR का नाम पहुंच गया तो हाँ, मतलब उसका उद्देश्य ही है। अब किताब कौतिक में दोबारा आता हूँ। किताब कौतिक का 2 तरह का उद्देश्य है। एक तो हमारे बच्चों में किताबों के प्रति दोबारा कनेक्ट बनाना है, क्योंकि अब हम जब देखते हैं, मैं खुद अपने बच्चों में देखता हूँ, या हम अब की जो कोरोना के बाद की पढ़ाई देखते हैं, बच्चे किताबों से हट गए हैं, मोबाइल पे आ गए हैं, वीडियो पे आ गए सब। वीडियो पे आ गए। हाँ, वो पहले क्या करते थे, हम लोग कम से कम करिकुलम की जो हमारे कोर्स की चीज़ें हैं ना, वो किताबों में पढ़ते थे। अब वो भी नहीं पढ़ रहे बच्चे। तो पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मोबाइल पे, आपको पता नहीं चलता। टीचर भी परेशान है। टीचर हमसे बोलते हैं कि यार देखिए, हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि ग्रेविटी, मान लो किसी टीचर ने उसको फिज़िक्स पढ़ाई, फिज़िक्स का टीचर है, उसने ग्रेविटी पढ़ाई, 9th 10th में ग्रेविटी होती है, उसने किसी प्रोसेस के थ्रू पढ़ा है ना, वो बच्चा नीचे से पढ़ के क्या आया, उसको पता है बच्चे का मेंटल स्टेटस क्या है, इसको पिछला क्या पढ़ाया गया है, वो ग्रेविटी अपने हिसाब से पढ़ाता है और इसको आगे किस तरह से ये कॉन्सेप्ट किस हिसाब से डेवलप करना है। लेकिन बच्चा अगले दिन आगे कहता है सर मैंने फेसबुक पे यूट्यूब पे देखा था, आपने ग्रेविटी गलत पढ़ाया है, उसमें एक्चुअल ऐसे होता है जो भी है, मतलब तो टीचर को चैलेंज करता है। ऑथेंटिक क्या है, टीचर है ना, ऑथेंटिक तो टीचर है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, ये क्या पढ़ के आया और आगे क्या पढ़ना है। तो ये बड़ा चैलेंज है, इसलिए बच्चों को किताबों से जोड़ना हमें लगता है, और इसकी एक तो किताबों से जोड़ना, प्लस दूसरा हमारा उद्देश्य जो किताब कौतिक का है वो है जो छोटे पर्यटक स्थल हैं उनको भी हाईलाइट करना। अभी हमारे उत्तराखंड में वही पर्यटक स्थल चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम के बनाए हुए थे, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, है ना। लेकिन कई ऐसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोगों ने 14 किताब कौतिक की थी, तो आप खुद सोचिए 2.5 साल के अंदर 14 जगहों पे किताब कौतिक हुए, और नॉर्मली हर जगह छोटी जगहों पे हुए। जैसे टनकपुर से शुरू करा आपने। टनकपुर के बाद बैजनाथ, जब हमने बागेश्वर ज़िले में करना था, वहाँ की DM थी अनुराधा पाल, मैडम ने कहा बागेश्वर करो। मैंने कहा मैडम आप हमें एक ऐसा स्पॉट बताओ जिसको आप हाईलाइट करना चाहती हो। तो मैडम ने बोला बैजनाथ हो सकता है। मैंने कहा हो जाएगा बैजनाथ, बिल्कुल। अब बैजनाथ कितनी ऐतिहासिक जगह है बताइए, है ना। वहाँ कतियों ने राज किया पूरे गढ़वाल कुमाऊँ में, वहाँ जगह पे रह के, वो इतना फेमस मंदिर है वहाँ। तो जब कुमाऊं की बाउंड्री है, हाँ जंक्शन है बिल्कुल। और जब हमने वहाँ गया तो बहुत इफ़ेक्ट गया उसका ना, लोगों को पता चला, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, हाईलाइट हुआ। फिर हमने उसके बाद किया चंपावत, पिथौरागढ़, द्वाराहाट, भीमताल। जब हमने तराई में करना था तो हमने किया नानक मत्ता, फिर किया हल्द्वानी, फिर रानीखेत, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत किया, फिर टिहरी, टिहरी के बाद फिर द्वाराहाट, उसके बाद गैरसैंण और डीडीहाट, और बीच में श्रीनगर नहीं हो पाया था हमारा। श्रीनगर में सर एक कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ, हमने सुना था किताब कौतिक में, वो क्या हुई थी? हाँ, श्रीनगर में क्या हुआ था कि हम श्रीनगर किताब कौतिक हमारा होना था जनवरी 2025 में। तो उसके लिए GGIC, मतलब वहाँ भी बच्चों की वर्कशॉप होनी थी, और GGIC हमने वेन्यू फाइनल कर दिया था। श्रीनगर के कई लोग हमारे प्रोग्राम में आते रहते, तो उनका भी ये था कि रिक्वेस्ट थी कि श्रीनगर किताब कौतिक होना चाहिए। मैं तो श्रीनगर कभी गया भी नहीं था, तो हम लोग श्रीनगर गए, मीटिंग करी, तो अच्छा रहा। लोगों ने कहा यार अप्रिशिएट करेंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएगा, और डेट वेट फिक्स हो गई। GGIC में हमने वेन्यू फाइनल कर लिया, परमिशन मिल गई। तो फिर बाद में कुछ उनके GGIC की प्रिंसिपल मैडम के ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि इनकी परमिशन कैंसिल करनी है। तो हमें वो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। खैर ये हुआ कि उस टाइम हम वहाँ बच्चों की वर्कशॉप करने गए, और ये नगर पंचायत चुनाव आ गए थे। तो नगर पंचायत चुनाव में तो वैसे भी नहीं हो सकता था, तो हम बच्चों की वर्कशॉप करने गए। बच्चों की वर्कशॉप के दौरान ही हमने कहा कि चलो इस किताब कौतिक को फरवरी में पोस्टपोन कर देते हैं, और अब वेन्यू क्या होगा, GGIC तो मना ही हो गया। तो HNB यूनिवर्सिटी में किसी ने बात कराई, हम वहाँ गए, VC साहब से मिले। VC साहब को बहुत अच्छा लगा
क्योंकि वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उन्होंने बोला यार हमें तो करने ही होते हैं ऐसे प्रोग्राम, तो आप यहाँ करो। उसकी भी परमिशन मिल गई रिटर्न में। ये जनवरी में, मतलब फरवरी में रख दिया हमने उसका डेट जो भी था, तो जनवरी में फाइनल हो गया। हम वापस आ गए वर्कशॉप करके, बच्चों की किताबें बढ़िया बन गई। तो फरवरी की जब, और हम फ़ोन पे गेस्ट वगैरह सब फाइनल हो गए, अनाउंसमेंट हो गया, गेस्ट कौन होगा, क्या होगा, शेड्यूल सब फाइनल इंटरनेट पे सब पर हो गया, बोर्ड बेनिफिट सब कुछ प्रचार प्रसार हो गया। तो हमें थोड़ा हिंट ये मिला कि कुछ लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। हाँ, किताब खोती का विरोध हो रहा है, क्योंकि बीच में ना नगर निगम चुनाव वगैरह हो चुके थे, और श्रीनगर का जो पॉलिटिकल जो था हम समझ नहीं पाए, वो जो एंगल था ना वहाँ का, इक्वेशंस नहीं समझ पाए। वहाँ मतलब जो निर्दलीय थे वो नगर निगम के मेयर चुनाव में महिला जीती थी, कुछ था एंगल। तो हमें ये हिंट मिला कि वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा प्रोग्राम कैंसिल कराने की कोशिश हो रही है। तो हम वहाँ तुरंत पहुँच गए अगले दिन सीधे, जिन्होंने हमें परमिशन दी थी डीन साहब से। हमने बोला सर क्या है मामला? बोले यार ये ABVP के लड़के हैं, ये बोल रहे हैं कि हम किताब खोती नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं होने देंगे? तो उनका ये था कि नरेंद्र सिंह नेगी क्यों आ रहे हैं इसमें, क्यों आ रहे हैं, मतलब उनको क्यों बुलाया गया है। तो जब बात हुई तो ये पता चला कि क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी तो एक बहुत बड़े कलाकार हैं और वो पौड़ी के ही हैं, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो हमने भी समझ नहीं आया। अल्टीमेटली बात यह है कि वो श्रीनगर ऋषिकेश में चुनाव में उन्होंने किसी निर्दलीय का प्रचार किया था, जो भी था। फिर हमारे ऊपर ये आरोप लगे कि ये मतलब इसमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर की किताबें क्यों आती हैं। तो वो हमारे मतलब एक तरह से हास्यास्पद स्थिति हो गई कि यार कौन, मतलब क्या विरोध हो रहा है, और विरोध करने वाला कोई सामने नहीं आया ना। हमें कैसे हो रहा था अगर सामने नहीं आया तो? विरोध ये हुआ कि जहाँ हम वेन्यू रख रहे थे वहाँ उन्होंने उनको बोला, आप नहीं पहुँच के कराओगे? हाँ, आप वहाँ पहुँच के डिस्टर्ब, GGIC डिस्टर्ब किया, HNB डिस्टर्ब किया। हमारा तो अनाउंसमेंट था, हमारी डेट फिक्स थी, हमारे सब गेस्ट फिक्स थे, आने जाने का सब अरेंजमेंट फिक्स था, रहने की व्यवस्था फिक्स थी। तो फिर लोकल में हमारे साथी लोग थे ही वहाँ, उन्होंने बोला यार दूसरा वेन्यू ढूंढते हैं, एक और थर्ड वेन्यू, मतलब अच्छा, फिर एक और ढूंढा। हाँ थर्ड वेन्यू ढूंढा गया। थर्ड वेन्यू ये हुआ कि यार रामलीला मैदान है शहर के अंदर, यहाँ करते हैं। तो रामलीला मैदान कैसे मिलेगा? परमिशन ले ली गई, रामलीला कमेटी के ओनरशिप में होता है, उन्होंने भी लिख के दे दिया ठीक है आप कर लो। हमारा लेटर गया, रिटर्न में परमिशन मिल गई हमको। तो प्रोग्राम के 15 तारीख से प्रोग्राम था, 11 तारीख की रात को ये पता चला कि वहाँ किसी दूसरे संगठन का, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उस संगठन का प्रोग्राम रामलीला मैदान में है, उसी बीच है। उसी डेट में है। तो हमने बोला यार ये तो मतलब, क्योंकि 2 बार तो हम झटका खा चुके थे, तो हमने भी पता किया यार क्या है। तो हम जब उस संगठन के पास गए, उन्होंने बोला भाई साहब हमारा प्रोग्राम होगा यहाँ। तो हमने बोला यार भाई आप ऐसा करो, एक दिन आप कर लो, एक दिन हम कर लेते हैं, है ना। ये आपका 16 को है, हमारा 15-16 है, ये हम 16 को जल्दी निपटा लेंगे, आप कर लेना, हमारा स्टेज सब बना ही होगा, यूज़ कर लेना। उन्होंने बोला नहीं आप नहीं करेंगे। आप क्या, क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं हमें मतलब ऊपर से आदेश है कि आप नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमें भी समझ में आ गई थी। फिर खैर हमने भी अपनी कोशिशें करी कन्विंस करने के लिए, करने के लिए, लेकिन रात को उन्होंने हमारे पोस्टरों के ऊपर अपने पोस्टर लगा दिए। तो ये तो मतलब अब ये हो गया कि क्या किया जाए, मतलब। तो फिर ये विचार बना कि यार नहीं, हम तो मतलब हमें कुछ प्रूव तो करना नहीं है, ना हमारे पास कोई इतना बैकअप है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो लोकल की बात हो गई, जो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ना दिक्कत हो जाए। हाँ, रामलीला मैदान वाले जिन्होंने परमिशन दी थी वो कुछ कहने को तैयार नहीं थे। फिर हमने बोला चलो ना इसको नहीं करते हैं, मतलब हमने खुद में निर्णय लिया कि यार कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे मतलब। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहाँ हमने अनाउंस कर दिया कि हम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कारण हैं सबके सामने हैं। फिर वो उसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, मतलब हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं बनाया वो मुद्दा, लेकिन एक इतने क्रिएटिव काम को यूनिवर्सिटी मना कर दी रही है ना, अनाउंस करने के बाद, प्रमोशन करने के बाद, सब कुछ होने के बाद। और ये चीज़ हमारे साथ पंतनगर में भी हुई थी। पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी 2 दिन पहले
यूनिवर्सिटी ने हमको मना कर दिया। आपको क्या लगता है इसका क्या मेन रीज़न होगा ये मना करने का? जो यार ऐसा है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग पढ़ते नहीं ना, वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। उनको लिए लगता है कि यार ये मतलब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम ये उनसे बोलते हैं कि आप आके देख लो क्या हो रहा है। जो लोग आते हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं, मतलब उन्हीं के लोग ने जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को टिहरी में, पिथौरागढ़ में देखा था, हल्द्वानी में देखा था, उन्होंने, मैंने खुद बात कराई, उन्होंने बोला इनका प्रोग्राम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, मतलब एजेंडा एक ही है, दो हम क्लियरली बोलते हैं, पढ़ने लिखने की कल्चर को बनाए रखना और अपने नए टूरिस्ट स्पॉट को हाईलाइट करना। और हम 12 तो हम कर चुके थे तब तक, है ना। यहाँ भी हमें पंतनगर में भी झटका लग चुका था। पंतनगर में ये हो गई 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी ने हमें मना कर दिया। तो हमने, ये था कि हमारे लोकल का मामला था, तो हमने सब्स्टिट्यूट जगह में उसको कर दिया था। तो ये ना मतलब एक ऐसा होता है कि यार हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, सामने से कोई मना नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। तो हमें भी ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई हमें करना ही है। अगर नहीं होगा तो हमारे अपने भी अपने काम है, हमें अपना परिवार है, अपना वो है, हमें सब चीज़ देखनी है। तो हमने स्लो में चलना शुरू कर दिया। अब जहाँ से रिक्वेस्ट आती, जैसे गैरसैंण से आई, हम गए, हमें लगा गैरसैंण हो सकता, तो हुआ, अच्छा हुआ। डीडी हाट से रिक्वेस्ट आई थी, डीडी हाट में बात हुई, वहाँ बहुत ही अच्छा हुआ। इतने लोग आए, हमने हज़ारों बच्चों को जोड़ा, इतनी एक्टिविटीज़ करी, और वहाँ सबने सपोर्ट किया। तो ये मतलब मेकिंग इशू आउट ऑफ नथिंग, ये ऐसा वाला मामला है। फिर कई चीज़ें हुई, मतलब मेरी इंक्वायरी हुई, ये कौन है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हुई। और बहुत नेशनल लेवल पे, मतलब मेरे को मुंबई से मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे न्यूज़ छपी थी कि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने श्रीनगर का प्रोग्राम कैंसिल कराया। उस टाइम एक ये भी न्यूज़ चली थी श्रीनगर वाला जब चल रहा था कि इसमें सारी किताबें ये वो लेके आते हैं जो लेफ्टिस्ट मेंटलिटी वाली है, ऐसा कुछ भी? नहीं, उसमें क्या था कि किसी एक अननोन फेसबुक प्रोफाइल से फेसबुक पे ये लिखा दिया गया था कि इसमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर की किताबें, भगत सिंह की किताबें क्यों होती हैं। हाँ, मतलब ये लोग इन किताबों को भी रखते हैं। अब मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं तो किताबें बेचता नहीं हूँ, वो तो प्रकाशक लाता है ना किताबें। और सरकार का एक सिस्टम है, अगर कोई किताब हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, उस किताबें बैन होती है ना। दिस ए प्रोसेस कि भाई सरकार कहती है ये किताब बैन है। अगर कोई किताब बैन है तो वो तो वैसे भी नहीं आ सकती वहाँ। और जो किताबें आ रही हैं वो ISBN नंबर सरकार देती है ना। और गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह को पढ़ना, मतलब आप उनको कैसे नहीं पढ़ोगे, और अगर कोई पढ़ना चाहते तो आप उनको रोकोगे कैसे, ये एक है। तो एक अलग तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश हुई, लेकिन उससे एक फ़ायदा हुआ हमको। मैं उसको वैसे देखता हूँ कि उससे हमें बहुत प्रचार मिला। प्रचार मतलब हमारा कॉन्सेप्ट दूर दूर तक गया, नेशनल लेवल पे गया, क्योंकि हम 12 कार्यक्रम कर चुके थे और हमें प्रचार की ज़रूरत भी नहीं थी। हमें ये था कि हम अच्छा कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोकल सपोर्ट मिल रहा है, हम करते जा रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, और हफ्ते एक बार महीने में 10-15 दिन निकाल के हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन जब श्रीनगर किताब कौतिक कैंसिल हुआ, तो उससे एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा ये मैटर गया कि इस तरह के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश हो रही है। फिर खैर उसके बाद हमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं आए, हम भी थोड़ा फूक के कदम रखते हैं अब। और उसके बाद भी हमने लगातार श्रीनगर कैंसिल होने के थोड़े दिन के बाद ही गैरसैंण किया, फिर डीडी हाट किया, और अभी खैर हमारा ऐसा कोई फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन है रिक्वेस्ट, स्लो करेंगे। अभी है कि साल में 3-4 करेंगे, 2 हम कर चुके हैं इस साल, 1-2 और करेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि किताब कौतिक अभी तक 14 अलग अलग जगहों पे हो गया है, तो एक हम सोचते हैं ना कि हम यहाँ जाते हैं, वहाँ ये करते हैं, उस सोच को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है और बहुत सारी चीज़ें मिलती है हमें देखने को कि कैसा कैसा हो रहा है। तो आप बताइए इसके बारे में कुछ, आपने कैसे करा है? हाँ, ये 13 जगहों पे 14 बार हो चुका है, मतलब द्वाराहाट एक ऐसी जगह है जहाँ रिपीट हुआ है। तो असल में चैलेंजेस तो हर काम में होते हैं, इसमें भी हैं। तो मेन तो एक्चुअली फंडिंग का ही होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ हो जाता है। हमने इसको
कई बार 2-3 बार सरकारी हेल्प से भी किया, लेकिन उसमें अपनी लिमिटेशंस होती हैं और कई बार बहुत चीज़ें होती हैं, तो फिर हम इसको पूरी तरह से जनता के हेल्प से ले आए, मतलब पब्लिक सपोर्ट से करते हैं। अभी जैसे जहाँ के लोग कहेंगे कि हमें किताब कौतिक करना है, वहाँ हम लोगों के साथ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई आप ये जिम्मेदारी उठाइए, हम ये ये जिम्मेदारी वोटिंग कैसे कराते हैं आपकी, वहाँ के लोग चाह रहे हैं कैसे आप? नहीं, हमें रिक्वेस्ट मिलती है। जैसे जो भी हमें अगर रानीखेत किया, गैरसैंण किया या डीडी हाट किया, हल्द्वानी किया, तो वहाँ के लोगों ने बोला कि नॉर्मली लोग देखने आते हैं, किताब कौतिक में आए, उन्होंने बोला यार वहाँ भी हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम जाके समझते हैं, लोगों से बात करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं और हमें लगता है कि वहाँ वेन्यू अवेलेबल है, लोगों के रुकने वगैरह की व्यवस्था हो सकती है। तो और हमने उसको बहुत मिनिमम बजट, मतलब लगभग 0 बजट पे करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। मेरे को 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो दुनिया का सबसे बड़ा बुक फेस्टिवल है, लिटरेचर फेस्टिवल है। तो वहाँ ना 13 लोग थे, दुनिया के जितने टॉप के नंबर 1 वो होते हैं, हर देश के जो टॉप के लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे और उसमें मैं भी था। नमिता गोखले जी ने मुझे बुलाया था। मतलब वो एक ये टॉक थी कि लिटरेचर फेस्टिवल करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, इसका उसका सब्जेक्ट था। वो एक तरह का टॉक थी। तो मेरा नंबर लगभग लास्ट था। तो इस तरफ से अमेरिका, इंडोनेशिया, भूटान और अफ्रीका, कनाडा, यहाँ के वो अपने बजट और अपने ये वो बताने लगे, इतना चैलेंज है, ये चैलेंजेस है। तो एक इंडियन था, मैसूर का या कहीं का था, उसने बोला कि यार हमारे यहाँ एक ही फ़्लाइट आती है। इस तरह का कई चैलेंजेस थे। तो लास्ट में मेरा नंबर है। तो मैंने बोला हम ऐसी जगह पे करते हैं ज़्यादातर जहाँ ये पता नहीं होता कि गेस्ट कैसे, मतलब पहुँचेगा तो वापस जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि कभी कभी रोड भी बंद हो जाती हैं। और उनके अब जैसे उनका तो करोड़ों का बजट, तो आपका बजट कितना होता है मेरे से पूछा गया। मैंने कहा हमारा मैक्सिमम 5 लाख। 5 लाख मतलब 500,000। मैंने कहा 500,000, क्योंकि वो हम तो हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब किताबों को आपके पास लाया जाए। जैसे दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल है ना, दिल्ली बुक फेयर है, हम किताबें लेने के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन हम डीडी हाट गए तो हम डीडी हाट में कहते हैं कि हम किताबें हम लेके आएंगे, आप सिर्फ अपने घर के बाहर निकलो, है ना। हम आपके शहर में जो भी प्रोमिनेंट जगह है वहाँ हम करेंगे। और पहाड़ में करने का चैलेंज तो अब आना जाना, छोटी जगहों पे रहना। अब बैजनाथ में हमने किया था, जब करीब 50-60 गेस्ट थे, वहाँ होटल ही नहीं मिला हमें रखने के लिए। कहाँ रुकवाएं, पैसे थे नहीं। तो बड़ी मुश्किल से हमने एक आदमी को तैयार किया, उधार में जैसे भी किया, वहाँ लोगों को रुकवाया, खिलाया भी वहीं। और चैलेंजेस इस तरह के भी आते हैं कि मतलब एक तो फाइनेंशियल ये होता है कि यार मिनिमम में कैसे करें, वो बहुत एक तरह की लर्निंग भी हमारी। मेन तो फाइनेंशियल ही है। हाँ, फिर हमने, क्योंकि फाइनेंस की व्यवस्था हम कर नहीं पाते, कोई बड़ी फंडिंग है नहीं, थोड़ा छोटा सपोर्ट मिलता है। कई तरह के हमने फार्मूला अपनाए, उसमें कॉरपोरेट हेल्प लेने की भी कोशिश करी, कुछ मिली कुछ नहीं मिली। तो ये होता है कि अब हमने उसको इतना मिनिमाइज़ कर दिया है कि जिम्मेदारी बांट के करते हैं उसको। मतलब जैसे अभी हमने डीडी हाट किया, तो डीडी हाट नगर पालिका के अध्यक्ष ने बोला कि वहाँ कुछ लोगों ने बोला यार आप वहाँ आओ, डीडी हाट के लोगों ने। हम गए, जब मीटिंग करी, उनको कॉन्सेप्ट बताया, तो नगर पालिका अध्यक्ष ने बोला ठीक है भाई, मेरे का जिम्मेदारी होगी। हमने कहा लोकल की पूरी जिम्मेदारी आपकी, बाहर की जिम्मेदारी हमारी, गेस्ट को लाना ले जाना, जो भी अरेंज करना है, प्रचार प्रसार, वो हमारी, वहाँ रहना खाना वो सब चीज़ें। तो ये हो जाता है, मतलब क्योंकि कई ऐसे समाज में लोग हैं, ऐसे कई रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं ना, जो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस समझते हैं। और कई ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव हमें मिले, जैसे गैरसैंण के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं मोहन भंडारी, उन्होंने मुझे खुद कॉल किया एक दिन, भाई साहब मैंने आपका नंबर कहीं से पता किया है और आप क्या गैरसैंण में किताब कौतिक कर सकते हैं। मैंने बोला यार आप कौन हो। बोला यार मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूँ, 1 महीना हो गया मुझे। तो हमने कहा देख पाते हैं फिर, क्योंकि गैरसैंण तो हमारा पहले भी लगाव था ही। तो हम गए वहाँ, तो उन्होंने 40-50 लोगों की मीटिंग बुला रखी थी। बोला यार ऐसे ऐसे करेंगे। हमने कहा ठीक है कर रहे हैं। फिर बात हुई, बोला यार तो बहुत अच्छा है। तो हमने केदार खंड मानस खंड कॉन्सेप्ट पे किया वहाँ, और बहुत अच्छा हुआ वहाँ,
है ना। तो वो ये है कि अब जनता को सौंप दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हेमपंत की या दूसरे आदमी की या क्रिएटिव उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है। वो किताब कौतिक अब एक जनता का कार्यक्रम है, जनता ही उसको करवाती है और जनता के सहयोग से ही होता है। चैलेंजेस तो उसमें मेनली अब कई तरह के फिर चैलेंजेस ये भी होते हैं कि लोग कुछ तरह का उसको किताबों को सेलेक्शन करके भी कई बार कहते हैं अरे यार ये किताबें क्यों, वो किताबें क्यों ना, जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है पॉलिटिकल। तो लेकिन उसको भी हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो सोच है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें वहाँ हों। मेन बात ये है कि जो आदमी किताब खरीदने आएगा वो तो पैसे खर्च करेगा, है ना। किसी का इंटरेस्ट होता है लोकल हिस्ट्री, किसी का ट्रैवलॉग पढ़ने का होता है, कोई लोकल लैंग्वेज पे किताब पढ़ता है, कोई आध्यात्मिक धार्मिक किताबें पढ़ता है। तो हम हर तरह की किताबें अवेलेबल करवाते हैं और हम कोई किताबें नहीं बेचते, किताबें पब्लिशर बेचता है और पब्लिशर को पता है कि क्या किताबें पढ़ी जाती हैं तो वो लेके आता है। और हर किताब का सरकार एक ISBN नंबर देती है, वो किताब प्रिंट होती है और वहाँ आती है। और मैंने ये देखा है कि किताबें अभी भी बहुत पढ़ी जा रही है। जैसे हमें लगता है कि किताबें नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पिथौरागढ़ किताब कौतिक 2 दिन का था, मुझे ऐसा आइडिया है कि 6-7 लाख रुपए की किताबें बिकी होंगी वहाँ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम पब्लिशर से तो हम पूछते नहीं कितनी बिकी, लेकिन एक आइडिया के लगा रहा हूँ मैं, अच्छी किताबें बिकती हैं। और लोग मतलब अब हमें ये भी आइडिया होगा कि लोग किस तरह की किताबें पढ़ते हैं। हाँ, और हम सेलेक्ट भी ये करते हैं कि हम अपने पब्लिशर को भी बोलते हैं कि आप करीब 40% किताबें बच्चों की लाओ, क्योंकि बच्चे ही जो हमारा मेन उद्देश्य बच्चों के साथ है। फिर हम एक बच्चों के साथ 5 दिन की उदय किरोलॉजी वर्कशॉप करते हैं। अब कितनी अच्छी बात है, देखिए जब हम 5 दिन की वर्कशॉप किताब कौतिक शुरू होने से जस्ट 5 दिन पहले होती है, वो पूरे शहर के हर स्कूल के कुछ सेलेक्टेड 5-5, 6-6 बच्चे उसमें भाग लेते हैं। और वो बच्चे अपने हाथ की अभी हमने DDR किया था, DDR में 100 बच्चे थे, गैरसैंण में 140 बच्चे थे। उन बच्चों ने अपने हाथ की लिखी हुई एक 20 पेज की किताब तैयार करी और उन किताबों की प्रदर्शनी किताब कौतिक में लगेगी। तो दुनिया भर की जो किताबें हैं, हिंदी, इंग्लिश, गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी, हर तरह की किताब है वहाँ, उसमें DDR या जिस शहर में भी वो प्रोग्राम हो रहा है उस शहर के बच्चों ने अपना स्टॉल लगाया अपनी किताबों का। और वो सरकारी प्राइवेट हर स्कूल के बच्चे हैं, हर मोहल्ले गली के बच्चे हैं। तो वो बच्चों के अंदर एक लिखने की और एक्सप्रेस करने की जो रुचि पैदा हुई है वो एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। हाँ, जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किताबों को पढ़ने लिखने की आदतों को कैसे बढ़ावा देना है, उसी का एक हमारे साथी हैं हिमांशु रिस्की पाठक, और यहीं से एक विचार आया कि यार जो किताबें लोग अब कम पढ़ रहे हैं ना, अब अगर हम किताबों को पढ़ना भी चाह रहे हैं तो उनको हम गैजेट्स पे पढ़ रहे हैं, मतलब ई-बुक या उस रूप में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, किंडल वगैरह आता है। तो हमारी जो यूनिक किताबें, दुर्लभ किताबें हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाए, ऐसा एक कॉन्सेप्ट विचार बना। तो हिमांशु ने इस पर बहुत मेहनत करी और अभी हमने कुमाऊनी आर्काइव्स वेबसाइट बनाई, करीब 5-6 साल हो गए उसको भी। उसमें अब जो हैं लगभग 600 किताबें हैं डिजिटलाइज्ड फॉर्म में। मतलब कुमाऊँ या उत्तराखंड के बारे में जितनी भी दुर्लभ किताबें मिलती हैं हमको, वो हमने डिजिटलाइज की हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1820 से प्रकाशित जो भी किताबें थी, वो कई बार किताबें मिलती हैं हमको, कई ई-बुक्स मिलती हैं, कई जैसा भी होता है, हम उनको वहाँ अवेलेबल कराते हैं और वो फ्री टू डाउनलोड है। आप उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं जिसमें से जो लोग रिसर्च वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से किताबें डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के बाइंडिंग वगैरह करके वो लोग पढ़ते हैं उससे से। तो उसमें किताबों के अलावा जो पुराने मैप्स हैं, ब्रिटिश कालीन या उससे पुराने मैप्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। जो शुरुआती हमारी कुमाऊनी की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो भी अवेलेबल हैं उसमें। जैसे अंग्रेज़ों ने कुमाऊनी को जनता के बीच में बाइबल को फैलाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बाइबल का कुमाऊनी रूपांतरण किया था, वो रिकॉर्डिंग्स ऑडियो में हैं वहाँ। और जो कुमाऊनी की पहले जो प्लेट वाली आती थी, उसकी रिकॉर्डिंग, गाने रिकॉर्ड हुए थे मुंबई में,
वो रिकॉर्डिंग्स भी उसमें हैं। तो ऐसे दुर्लभ जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज, क्योंकि आगे का ज़माना डिजिटलाइजेशन का है, किताबें या जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हों, लोग उसमें से पढ़ें। जैसे अब लोग लाइब्रेरी को भी ई लाइब्रेरी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ई लाइब्रेरी के लिए कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट हम इजीली अवेलेबल करा रहे हैं। तो वो हिमांशु का ज़्यादा काम है वो, लेकिन हम लोग भी उसमें हेल्प करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते तो कई मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह मिलती हैं, लोगों के पास पुराने किताबें पड़ी हैं जो प्रिंटेड नहीं हो पाई, उनके दादा दादी की किताबें हैं, वो हम उनसे लेते हैं, उसको उसी रूप में डिजिटलाइज करके उसको उनको वापस दे उनको ओरिजिनल कॉपी उनको वापस कर देते हैं और वहाँ अवेलेबल करा देते हैं। तो ये एक इस तरह का काम है कि फ्यूचरिस्टिक काम है ये भी, क्योंकि अब आने वाले समय में प्रिंटेड किताबों का दौर बचेगा, लेकिन इनका बढ़ेगा। मतलब आर्काइव्स इकट्ठा हो रहा है और हर तरह का आर्काइव्स, और रिसर्च करने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पर वो उसमें जो पुरानी कुमाऊनी या लोकल लैंग्वेज की जो जितनी भी मैगज़ीन्स थी उनके अंक हैं, और अंग्रेज़ों के ज़माने 1820-22 मतलब आज से करीब 125 साल पुराने 200 साल पुराने तक की किताबें जो थी वो उस टाइम जो आई थी, वो अभी पता नहीं उनकी कॉपीज़ बची भी होंगी या नहीं बची होंगी, या कहीं किसी लाइब्रेरी में कहीं कोने में पड़ी होंगी इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जनता की वहाँ तक पहुँच तो नहीं हो सकती। लेकिन उनको डिजिटलाइज करके अगर हम इंटरनेट पे डाल देते हैं तो वो जनता के फ़ायदे के लिए अवेलेबल हैं और फ्री टू डाउनलोड है। सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं हम लोग।